हेलो एवरीवन, माय नेम इज हारिस चाउस। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो एआई ब्रांच के लिए सब्जेक्ट है और कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी जो कंप्यूटर ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है, उसका फोर्थ यूनिट विच इज ट्रांसपोर्ट लेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस यूनिट के नोट्स एक्सेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आगे की जो वीडियोस है यूनिट 5-6 के, वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट लेयर होता क्या है। ओएसआई मॉडल के अंदर फोर्थ जो लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। पिछले यूनिट में हमने देखा था नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर किसके लिए यूज किया जाता था? होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए। एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे आपको डेटा डिलीवर करना था। दोनों का आईपी एड्रेस होता था, एक आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस पे डिलीवरी हो जाती थी। अब जब आपको प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करना है तब आप ट्रांसपोर्ट लेयर का इस्तेमाल करते हो। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको कि ट्रांसपोर्ट लेयर एग्जैक्टली होता क्या है। ये देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे दो घर है। ये एक घर है और साथ ही साथ यहाँ एक दूसरा घर है। अब ये दोनों घर के अंदर दो लोग रहते हैं। यहाँ पे दो लोग हैं और इस घर में भी दो लोग हैं। नाउ लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, और ये ए का फ्रेंड है यहाँ पे जिसका नाम ए डैश है, और ये बी का फ्रेंड है यहाँ पे जिसका नाम बी डैश है। अब ए को उसके फ्रेंड को पार्सल भेजना है जो ए डैश है, और बी को उसके फ्रेंड को भेजना है। और ये दोनों एक ही घर में रहते हैं, ये भी दोनों एक ही घर में रहते हैं। तो ये क्या डिसाइड करते हैं, हम एक ही बॉक्स में दोनों पार्सल भेज देंगे, उनका नाम लिख के वो लोग ले लेंगे। तो ये लोग क्या करेंगे, एक पार्सल बनाएंगे और उस पार्सल के एक बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स के अंदर दोनों अपना अपना पार्सल रखेंगे। जैसा ए लिख देगा ये पार्सल ए डैश को देना है, और ये बी भी एक पार्सल रखेगा और उस पर लिख देगा मुझे बी डैश को देना है। तो इन्होंने एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर दोनों के लिए पार्सल रख दिए, और फिर वो क्या करेंगे, इस बॉक्स को पैक कर देंगे। इस बॉक्स को पैक कर दिया, और पैक करने के बाद ये लोग इसको भेज देंगे उनके घर पे। तो ये जो पार्सल था इनके घर से इनके घर पर आ चुका है। अभी ये लोग क्या करेंगे, इस पार्सल को खोलेंगे, और जैसे ये इस पार्सल को खोलेंगे, इनको इनका पार्सल देखने को मिलेगा। एक ए डैश था और एक बी डैश था। फिर ये ए डैश क्या करेगा, उसका उसका पार्सल ले लेगा, और बी डैश क्या करेगा, उसका उसका पार्सल ले लेगा। तो देखिए, एक सिंपल एनालॉजी से मैंने एक्सप्लेन किया कि जो बॉक्स था, वो बॉक्स जब यहाँ पे गया, वो काम नेटवर्क लेयर करता है। एक मान लो ये दो होस्ट है, तो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी जो होती है ना, वो बॉक्स की जो डिलीवरी यहाँ पे हुई, वो नेटवर्क लेयर करता है। मान लो अगर आपको कुछ डेटा भेजना होता तो आप डायरेक्टली एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे भेजते। उसी तरीके से यहाँ पे एक घर से दूसरे घर पे बॉक्स भेजा है। नेटवर्क लेयर को कुछ लेना देना नहीं है, डेटा अंदर क्या है और वो किसको देना है। अब देखिए, ए ने ए डैश को भेजा और बी ने बी डैश को भेजा, और वो उसको मिल भी गया। तो ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि एक होस्ट के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होंगे, जैसे यहाँ पे ए बी है, और वो मल्टीपल प्रोसेसेस दूसरी जगह पर भी जाके सही प्रोसेस को डेटा डिलीवर करना चाहिए। जैसा ए ने ए डैश को अपना पार्सल दिया, बी ने बी डैश को दिया। अब ये कैसे पता चला उनको? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, पोर्ट नंबर्स असाइन करता है। पोर्ट नंबर से पता चलता है कि जो पार्सल ए ने दिया वो ए डैश को ही जाना चाहिए और बी का बी डैश को ही जाना चाहिए। तो एनालॉजी बस दी थी, अगर आपको समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो भी आगे फिर से हम देखेंगे। तो ये फोर्थ लेयर है ओएसआई मॉडल का। इसका काम है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करना। अब एग्जैक्टली प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती क्या है? तो देखिए, नेटवर्क लेयर तो होस्ट टू होस्ट देती है। ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करता है कि डेटा डिलीवर हो आपका एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे, प्रोसेस टू प्रोसेस। ठीक है, एग्जांपल देता हूं। आप ऐसा समझ सकते हो कि मेरे कंप्यूटर पे मैं स्पॉटिफाई चला रहा हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, और मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप चला रहा हूँ, मैं 3-4 चीजें यूज कर रहा हूँ अभी मेरे कंप्यूटर पे। अभी अब मैं जब भी स्पॉटिफाई यूज करूंगा और यूट्यूब यूज करूंगा, व्हाट्सएप यूज करूंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा। मैं चारों को एक साथ चला रहा हूं तो मुझे अलग अलग सर्वर से एक टाइम पे रिस्पॉन्स आएगा। अब जब वो एक टाइम पे रिस्पॉन्स आता है वो मेरे आईपी एड्रेस पे आएगा, लेकिन एग्जैक्टली जो डेटा आ रहा है, जैसे स्पॉटिफाई का डेटा आ रहा है, वो स्पॉटिफाई पे ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो स्पॉटिफाई का जो आ रहा है मेरे पास सर्वर के पास से मेरे पास, वो यूट्यूब में जा रहा है, और जो मेरा गेम चालू है उसका डेटा आ रहा है कोई ऑनलाइन गेम का, वो यूट्यूब के पास जा रहा है, कुछ स्पॉटिफाई के। ऐसा नहीं होता। गेम का जो सर्वर है वो मुझे ही गेम के अंदर डेटा देता है। स्पॉटिफाई का जो सर्वर है वो मेरे लैपटॉप के पास मेरे आईपी एड्रेस पे आने के बाद मेरे स्पॉटिफाई के अंदर ही डेटा देता है। व्हाट्सएप का मुझे जो रिप्लाई आया किसी का, तो जब वो रिस्पॉन्स आता है मेरे आईपी एड्रेस पे, वो व्हाट्सएप में ही जाता है। तो ये है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी।
सर्वर के ऊपर भी कुछ प्रोसेस चल रहा होगा, वहां से मेरे प्रोसेस पे रिस्पॉन्स आता है, ना कि बस आईपी एड्रेस पे वो आके रुक गया। अंदर भी डेटा आपका सेंड किया जाता है, और ये जो डेटा अंदर सेंड किया जाता है ना आपके प्रोसेस पे, वो सेंड करने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। तो नेटवर्क लेयर बस क्या करता है, होस्ट को दे सकता है, लेकिन अंदर होस्ट के अंदर प्रोसेस को देने का काम जो है इसका है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक यूनिक आइडेंटिफायर ऐड कर देता है, पोर्ट नंबर जिसे कहा जाता है। अभी आईपी एड्रेस तो पता है, एक आईपी एड्रेस से एक आईपी एड्रेस पे डेटा सेंड किया जाएगा, लेकिन प्रोसेस पे कैसा भेजोगे आप, सबके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस दी जाएगी। प्रोसेस कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे आप, पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करके। सो लेट्स हैव अ लुक, एग्जैक्टली काम कैसा करते हैं देखिए। मान लो आपके पास 4 प्रोसेसेस है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया। कहीं पे ईमेल चल रहा है आपका, कहीं पे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ कर रहे हो। तो ये चारों चीजें मल्टीप्लेक्स कर दी जाती है, ये चारों चीजों को कंबाइन कर दिया जाता है एक सिंगल चैनल के अंदर, और कंबाइन करके सबको पोर्ट नंबर असाइन किया जाता है। क्यों पोर्ट नंबर असाइन किया जाता है, क्योंकि जब वो दूसरे आईपी एड्रेस पे जाएंगे, उनको स्पेसिफिक उसी पोर्ट पे जाना है। जैसा मान लो यहाँ पे ईमेल है, यहाँ पे व्हाट्सएप है, तो ये ईमेल जो है सही से यहाँ पे जाना चाहिए। ये तो क्या करेगा, पूरा पैक करके यहाँ पे लाके देगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो ईमेल है वो ईमेल के ही पोर्ट पे जाना चाहिए, व्हाट्सएप है व्हाट्सएप के ही पोर्ट पे जाना चाहिए। ये करने के लिए आप मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हो। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, ये चारों चीजों को एक साथ कंबाइन किया जाता है पोर्ट नंबर लिख के। किसका किसका पोर्ट नंबर होता है उस पर, इनका खुद का, और जहां पे भेजना है उसका पोर्ट नंबर। फिर उसके बाद आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, दो चीजें होती है, कंबाइन कर दिया गया एक सिंगल चैनल में, उसी को आप बोलते हो मल्टीप्लेक्सिंग। और फिर आप क्या करते हो, आपके आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस पे भेजते हो। तो ये वाला जो काम है आईपी टू आईपी वाला, ये तो आपको पता है कौन करता है, ये नेटवर्क लेयर करता है। फिर जैसे ये यहाँ पे आ गया डेटा, उसको डीमल्टीप्लेक्स किया जाता है। जो कंबाइन किया हुआ डेटा था उसे अब सेपरेट किया जाता है। अब सेपरेट करने के बाद उसके अंदर प्रोसेसेस होंगे बहुत सारे, और प्रोसेसेस पे लिखा होगा कि कौन से पोर्ट नंबर पे उन्हें भेजना है। तो अब ये जैसे ही आपने खोला, कि वहां पे लिखा होगा कि ये ईमेल का है, तो फिर वो ईमेल के प्रोसेस पे जाएगा। ये व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप के प्रोसेस पे जाएगा। वो ऐसा नहीं लिखा होता ईमेल का है व्हाट्सएप का है, पोर्ट नंबर लिखा होता है, और वो पोर्ट नंबर से डायरेक्टली उस प्रोसेस पे आप डिलीवर कर सकते हो उसको। तो सिंपल है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 3 एप्लीकेशंस चल रहे हैं, जैसा मैंने आपको दिया था। आप वेब ब्राउज कर रहे हो, फाइल डाउनलोड कर रहे हो, ईमेल सेंड कर रहे हो, तो सर्वर से आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आने लगेगा, और फिर जब रिस्पॉन्स आएगा तो वो उस स्पेसिफिक पोर्ट पे जाना चाहिए। आप वेब ब्राउज कर रहे हो, HTTP यूज कर रहे हो तो पोर्ट 80, आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो पोर्ट 21, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो पोर्ट 25। तो उन स्पेसिफिक पोर्ट्स के ऊपर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वही काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है, आपके पोर्ट के ऊपर रिस्पॉन्स देना, आपकी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इनेबल करना। तीनों एप्लीकेशन सेम डिवाइस पे चलते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करता है कि डेटा पैकेट करेक्ट पोर्ट पे डिलीवर हो जाना चाहिए, करेक्ट प्रोसेस पे, पोर्ट नंबर का यूज करके। ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज, अब ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो एक एक सर्विस पूछ लेंगे इन डिटेल, या फिर बताओ ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज क्या है। तो देखते हैं हम वन बाय वन सारे जो भी सर्विसेज हैं। सबसे पहली जो ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस प्रोवाइड करता है वो है कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शनलेस सर्विसेज। दो टाइप के यहाँ पे आपको सर्विसेज देखने को मिलते हैं। पहला है कनेक्शन ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या है, जब भी आप डेटा भेजते हो तो डेटा भेजने के पहले एक कनेक्शन, एक पाथ सेटअप कर दिया जाता है। अगर पाथ सेटअप किया गया तो फिर जो भी आप डेटा भेजते हो वो एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में जाता है, सही से डेटा जाता है, डेटा लॉस नहीं होता आपका, गारंटीड डिलीवरी वहां पे मिल जाती है अगर पाथ सेटअप किया तो। पाथ कैसा सेटअप करते हो, सब में पहले एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया जाता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में, और फिर उस पे से डेटा ट्रांसफर किया जाता है। जैसे ही डेटा ट्रांसफर का काम आपका खत्म होता है, फिर लास्ट में कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इसमें यही फायदा है आपका कि डेटा जो है, डेटा लॉस नहीं होता, सारी चीजें सही से डिलीवर होती है, गारंटीड डिलीवरी आपको यहाँ पे मिलती है। और अगर कनेक्शन लेस सर्विस की बात करें तो यहाँ पे ना पाथ नहीं सेटअप किया जाता, कोई कनेक्शन सेटअप नहीं किया जाता, सीधा सीधा आप डेटा भेजना चालू करते हो। यहाँ पे पहले पाथ फिर डेटा, यहाँ पे सीधा डायरेक्टली डेटा भेजते हो आप। कुछ यहाँ पे रिलायबिलिटी नहीं होती, डेटा डिलीवर हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। ये क्यों यूज करते हो आप, ये लाइव स्ट्रीमिंग जैसे चीजों के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी ज्यादा मैटर करती है, कंसिस्टेंसी नहीं। क्योंकि डेटा जो भी आप भेज रहे हो वो इंस्टेंटली सामने वाले को मिलना चाहिए। एक दो पैकेट मिस भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लाइव पैकेट्स जाते रहने चाहिए कंटिन्यूअसली। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे पूरे जो भी मैं पैकेट्स भेज रहा हूँ, जो भी डेटा भेज रहा हूँ, वो कंपल्सरीली डिलीवर होना चाहिए।
लेकिन लाइव स्ट्रीम में या फिर कॉल पे आप बात कर रहे हो तो एक आध चीज आपको नहीं भी सुनाई दी तो चलेगा, लेकिन लाइव वो होना चाहिए, रियल टाइम आपको अपडेट्स मिलने चाहिए। तो कनेक्शन लेस में क्या होता है, कनेक्शन सेटअप कुछ नहीं होता, हर सेगमेंट इंडिपेंडेंट होता है यहाँ पे और अलग अलग राउट्स लेके ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे वैसा नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं होता सेगमेंट, पूरा कंटिन्यूअसली डेटा जाता है, एक लाइन से स्ट्रीम से डेटा जाता है। यहाँ पे डेटा कैसा भी आगे पीछे जाता है और डिलीवरी यहाँ पे गारंटीड नहीं होती कनेक्शन लेस सर्विस में। तो कनेक्शन लेस सर्विस जो है ये होती है यूडीपी के अंदर, और जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है वो होती है टीसीपी के अंदर। इसको हम इन डेप्थ फिर से देखेंगे तब आपको ये चीज फिर से सुनने मिलेगी। फिर उसके बाद दूसरी क्या चीज है जो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करता है, वो है रिलायबल डेटा ट्रांसफर सर्विस। अगर मान लो आप यूज कर लेते हो टीसीपी तो आपको एक्यूरेट और कंप्लीट डिलीवरी मिल जाएगी डेटा की। सेंडर एक एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट करता है जब भी डेटा भेजा गया, मतलब मान लो एक सेंडर रिसीवर को डेटा भेजता है तो डेटा भेजने के बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि वहां से मुझे रिस्पॉन्स आएगा जिसे एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है। सेंडर रिसीवर को डेटा भेजता है, रिसीवर एक रिस्पॉन्स देता है एक्नॉलेजमेंट के फॉर्म में कि मुझे डेटा मिल गया जो आपने भेजा, तो फिर अगला डेटा भेजा जाएगा, फिर वो एक्नॉलेजमेंट देगा, तो इससे पूरा डेटा सही से डिलीवर होगा। और अगर मान लो उसने एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया कि उसको डेटा नहीं मिला तो सेंडर फिर से रिट्रांसमिट करेगा डेटा, फिर से भेजेगा, फिर वो एक्नॉलेजमेंट दे देगा हाँ अभी मिल गया। तो इस तरीके से डेटा आपका डेटा लॉस नहीं होता है यहाँ पे। और कैसे करते हो आप ये सब चीजें अचीव, सीक्वेंस नंबर्स का यूज किया जाता है। अगर मान लो कुछ डेटा लॉस हो गया या पैकेट्स डुप्लीकेट हो गए, आपको सीक्वेंस नंबर से समझेगा। फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है टू कंफर्म रिसीट, रिसीवर को मिल गया क्या सामान। फिर उसके बाद टाइमर्स है, रीट्रांसमिशन अगर आपको करना है उसके लिए। और चेकसम का यूज किया जाता है एरर डिटेक्शन के लिए। अगला देखते हैं क्या सर्विस है। अगली सर्विस है फ्लो कंट्रोल सर्विस। ये क्या करता है, रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मैनेज किया जाता है। फ्लो, डेटा का जो फ्लो है वो मैनेज करने के लिए फ्लो कंट्रोल सर्विस इंपॉर्टेंट है। अगर एक कोई फास्ट सेंडर है वो क्या कर देगा, ओवरवेल्म कर देगा स्लो रिसीवर को। फास्ट भेजा जाएगा डेटा, सेंडर डेटा भेजते जाएगा रिसीवर को, और रिसीवर के लिए होगा ये क्या हो रहा है, इतना ज्यादा डेटा क्यों आ रहा है, वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए फ्लो कंट्रोल यूज करते हो आप। एक विंडो बेस्ड मैकेनिज्म यूज किया जाता है जैसे कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या होता है, सेंडर डेटा भेजता है जितना उसकी विंडो साइज है रिसीवर की। जैसा रिसीवर ने अगर बोला कि मैं एटमोस्ट 4 पैकेट्स ले सकता हूं, उतनी ही मेरी कैपेसिटी है 4 पैकेट्स लेने की, तो फिर सेंडर क्या करेगा, उसको 4 पैकेट्स ही भेजेगा सिर्फ, बाकी क्या नहीं भेजेगा, वो उसके बफर में रहेंगे सेंडर के, सेंडर सिर्फ 4 भेजेगा। और फिर रिसीवर जब बोलेगा हाँ मुझे ये 4 मिल गए, फिर वो अगले 4 भेजेगा, फिर ये बोलेगा मुझे ये भी 4 मिल गए, फिर वो अगले 4 भेजेगा। तो इस तरीके से जो है फ्लो कंट्रोल मेंटेन रहता है। ये तो क्या है, डेटा भेजते जाओगे रिसीवर ले ही नहीं पाएगा, उतनी उसकी एबिलिटी है ही नहीं लेने की। तो रिजल्ट यहाँ पे आपको स्मूथ और बैलेंस्ड कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा सेंडर रिसीवर के बीच। फिर है एरर कंट्रोल सर्विस। मान लो कुछ एरर है डेटा के अंदर जो रिसीव हो रहा है डेस्टिनेशन पे, तो वो एरर फ्री हो, ऑर्डर में हो, इसलिए आप एरर कंट्रोल सर्विस का इस्तेमाल करते हो। मेनली चेकसम्स यूज किए जाते हैं बिट एरर्स चेक करने के लिए। एक्नॉलेजमेंट और निगेटिव एक्नॉलेजमेंट्स का यूज किया जाता है। वो एक्नॉलेजमेंट आया तो मुझे डेटा मिल गया, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आया तो डेटा नहीं मिला, आप फिर से रिट्रांसमिट करो। फिर रिट्रांसमिशन वही अगला है कि अगर कोई करप्टेड सेगमेंट है आप फिर से उनको भेजते हो और रिसीवर को सही डेटा मिल जाएगा। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग तो अभी मैंने आपको बताया था प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी में क्या होता है। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, सेंडर साइड पे ये चीज होती है, जो भी डेटा है उसको कंबाइन किया जाता है एक सिंगल चैनल के अंदर, और वो कंबाइन करते हुए उसको एक यूनिक पोर्ट आप असाइन कर देते हो हर प्रोसेस को यूनिक पोर्ट लिख के। सिंपल, जैसा मैंने आपको बताया था, हर पार्सल के ऊपर रिसीवर का नाम लिख के उसको बॉक्स में पैक किया है। मल्टीप्लेक्सिंग में वही होता है, हर प्रोसेस पे पोर्ट नंबर लिखा जाता है और उसको एक सिंगल चैनल में कंबाइन किया जाता है। फिर डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, जैसे ही वो चला गया रिसीवर के पास उसे खोला जाता है और फिर जो भी पोर्ट नंबर लिखा है वो पोर्ट नंबर के हिसाब से उसको असाइन कर दिया जाता है उस प्रोसेस के ऊपर। तो डेटा सही तरीके से डिलीवर होता है फिर इसमें हर प्रोसेस टू प्रोसेस। कंजेस्शन कंट्रोल की बात करें तो देखिए यहाँ पे आप अमाउंट ऑफ डेटा जो नेटवर्क में एंटर हो रहा है उसको कंट्रोल करते हो ताकि कंजेस्शन या फिर ओवरलोडिंग ना हो। अगर बहुत ज्यादा डेटा आपने भेज दिया तो राउटर लिंक्स जो है ओवरलोड हो जाएंगे, उनको नहीं मैनेज होगा इतना ज्यादा डेटा हैंडल करना, तो फिर पैकेट लॉस होगा, आपके पैकेट डिलीवरी में डिलेज होंगे। तो इसलिए टीसीपी क्या करता है, टीसीपी एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ही आप यूज करते हो। हम ट्रांसपोर्ट लेयर के सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर टीसीपी क्या करता है, कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स यूज करता है जैसे स्लो स्टार्ट,
स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे भेजते हो पैकेट्स और फिर उसके बाद ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाते हो। ऐसा नहीं कि चालू किया भेजने चालू कर दिया 10 पैकेट 20 पैकेट, वो नहीं हैंडल कर पाता फिर उतना ज्यादा। फिर उसके बाद कंजेस्शन अवॉइड करते हो आप, पहले ही आप चीजों का ध्यान रखते हो कि कंजेस्शन ना हो। फिर फास्ट रीट्रांसमिट, जैसे ही अगर मान लो कोई डेटा लॉस हुआ इंस्टेंटली आप वापस उसको रीट्रांसमिट कर देते हो। फिर फास्ट रिकवरी, अगर कोई डेटा नहीं पहुंच पाया तो उसको आप रिकवर करते हो। ये सारी चीजें की जाती है कंजेस्शन कंट्रोल में। फिर है सेगमेंटेशन और रीअसेंबली। सेगमेंटेशन का मतलब है अगर मान लो बहुत बड़ा डेटा है तो उसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और वो सेगमेंट्स को भेजा जाता है रिसीवर के पास, और ये हर सेगमेंट के पास एक सीक्वेंस नंबर होता है। सीक्वेंस नंबर क्यों होता है? क्योंकि अब इतने आप सेगमेंट्स बना रहे हो तो आउट ऑफ ऑर्डर भी पहुंच सकते हैं रिसीवर के पास। अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचे तो रिसीवर क्या करता है, उसे रीअसेंबल कर लेता है ऑर्डर में, और जैसे ही उसको ऑर्डर में रीअसेंबल किया वो प्रॉपर डेटा बन जाएगा जैसा भेजा हुआ था वैसा। और हाँ, बस इतना ही। सेगमेंटेशन मतलब डिवाइड करना, रीअसेंबली मतलब उसको वापस जोड़ लेना, लास्ट में वो फिर प्रॉपर मैसेज बन जाएगा रीअसेंबल होने के बाद। एंड टू एंड कम्युनिकेशन सर्विस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सीधा पूरा एंड टू एंड डेटा ट्रांसफर हो रहा है आपका। नेटवर्क प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं था, वो बस घर के दरवाजे से घर के दरवाजे तक ला कर देता है नेटवर्क लेयर। ये आदमी से आदमी को लेके जाके देता है सीधा। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है यहाँ पे प्रोसेसेस पे डिफरेंट होस्ट के। नेटवर्क लेयर क्या करता है, सिर्फ आईपी एड्रेसेस डील करता है, ये पोर्ट नंबर से डायरेक्टली प्रोसेस टू प्रोसेस देता है, उसी को एंड टू एंड कम्युनिकेशन आप बोल सकते हो। अभी हम बात करते हैं सॉकेट की। तो देखिए सॉकेट एक एंड पॉइंट है बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन लिंक के लिए दो प्रोसेसेस के बीच में। पहली बात तो आपके दो होस्ट्स होंगे, एक क्लाइंट होगा एक सर्वर होगा जो भी है, फिर उनके कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होंगे। एक क्लाइंट के ऊपर मल्टीपल प्रोसेसेस चल सकते हैं तो फिर वहां पे आपको मल्टीपल सॉकेट्स देखने को मिलेंगे। सर्वर पे भी मल्टीपल प्रोसेस चल सकते हैं तो वहां पे मल्टीपल सॉकेट देखने को मिलेगी। लेकिन एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को आपको कनेक्ट करना है, सेम प्रोसेस को, तो आप सॉकेट के थ्रू से कनेक्ट करते हो। ये एक डोर की तरह काम करता है जिससे आपका डेटा पास करता है एप्लीकेशन लेयर से नेटवर्क की तरफ एंड वाइस वर्सा। अभी आप देखोगे तो अच्छे से समझेगा। एग्जांपल, सॉकेट एड्रेस क्या होता है? हर सॉकेट यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर से। आईपी एड्रेस तो आप लिखते ही हो, साथ ही साथ आपको पोर्ट नंबर लिखना है। पोर्ट नंबर इसलिए लिखना है आपको प्रोसेस आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हर प्रोसेस का अपना एक अलग पोर्ट नंबर होगा और उस पोर्ट नंबर से आप सॉकेट एड्रेस डिफाइन करते हो। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे एक होस्ट है और वहां पे एक वेब सर्वर है। अगर अज्यूम करते हैं, देखिए ये मेरा कंप्यूटर है, मैं इस पे यूट्यूब यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब ऑन किया कोई एक ब्राउजर पे, और यहाँ पे मान लो कोई पोर्ट है मेरा पोर्ट जो है इस प्रोसेस के लिए, मैं जो ब्राउजर पे वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब यूज करने वाला हूँ, उसका पोर्ट है मान लो 1625, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए सॉकेट एड्रेस क्या हो गया, आईपी एड्रेस, जो मेरा आईपी एड्रेस है कंप्यूटर का, और साथ ही साथ पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस किस चीज का? पोर्ट एड्रेस है आपके प्रोसेस का, और प्रोसेस कौन सी है? मैं ब्राउजर पे वीडियो देख रहा हूँ, यूट्यूब यूज कर रहा हूँ। तो ये सॉकेट है। अब ये सॉकेट का क्या काम होता है? ये सॉकेट का काम होता है, ये जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन को ये प्रोसेस को कनेक्ट करवाना दूसरे सर्वर के साथ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे अब वीडियो देखना है तो मुझे वेब सर्वर को एक्सेस करना पड़ेगा। वेब सर्वर, लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये हमारा वाईटी सर्वर है, यूट्यूब सर्वर है, इसका जो पोर्ट नंबर है वो 443 है। तो वहां मैं एक्सेस करूंगा, वहां पे मेरा वीडियो प्रेजेंट होगा, तो हम उसे एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये सॉकेट क्या करेगा, इसको कनेक्ट करेगा इंटरनेट से। अब इंटरनेट के थ्रू आप दूसरे सॉकेट पे जाओगे। देखिए हर चीज के पास अपना अपना सॉकेट होता है, इसके पास सॉकेट है, उसके भी पास सॉकेट है, उसके पास क्यों सॉकेट है? क्योंकि उसका अलग पोर्ट नंबर है ना। तो इस सॉकेट का क्या आईपी एड्रेस है, आई मीन सॉकेट एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस एज इट इज लिख दो आप, जो भी होगा, और साथ ही साथ जो है पोर्ट नंबर लिख देंगे 443। तो इसका जो सॉकेट एड्रेस है इस तरीके से। और ये सॉकेट का अब क्या काम है, मैंने ये यहाँ पे कनेक्ट किया, फिर ये इंटरनेट से इसके पास आया। अब ये सॉकेट को पता है कि मुझे वो वीडियो एक्सेस करना है जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, तो फिर ये सॉकेट क्या करता है, जाता है इस प्रोसेस में, जो भी यहाँ पे प्रोसेस रन कर रही है, और मुझे जो वीडियो एक्सेस करना है उसका एक्सेस ये सॉकेट मुझे दे देगा इंटरनेट के थ्रू वापस। तो मेनली आपको प्रोसेस टू प्रोसेस अगर कोई चीज कनेक्ट करनी है तो फिर आप क्या करते हो, सॉकेट का इस्तेमाल करते हो। और हर चीज के पास, हर होस्ट के पास अपना एक सॉकेट प्रेजेंट होता है, और एक से ज्यादा मल्टीपल सॉकेट्स हो सकते हैं अगर आप मल्टीपल चीजें यूज कर रहे हो। जैसा मान लो यूट्यूब तो कर ही रहा हूँ यूज, अज्यूम करो मैं इसमें कोई गेम खेल रहा हूँ तो गेम के लिए एक अलग सॉकेट होगा।
जिसका आईपी एड्रेस तो सेम होगा, लेकिन जो पोर्ट होगा, पोर्ट नंबर वो अलग होगा, क्योंकि जो मैं गेम खेल रहा हूँ उसके लिए अलग एक पोर्ट नंबर होगा। फिर उसके बाद मान लो मैं स्पॉटिफाई यूज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, मेल भेज रहा हूँ, तो सबके लिए अलग अलग पोर्ट नंबर्स होंगे और सबके अपने अपने अलग अलग सॉकेट्स होंगे। और फिर वो जिससे कनेक्ट करेंगे उनके अपने अपने अलग सॉकेट्स होंगे, क्योंकि उनका भी अपना अपना पोर्ट नंबर होगा। तो इस तरीके से चीजें सॉकेट के थ्रू कनेक्ट की जाती है यहाँ पे। फिर आगे अगर देखें तो है टाइप्स ऑफ सॉकेट। तो यहाँ पे 4 टाइप के सॉकेट हम देखने वाले। अलग अलग सॉकेट्स यूज करते हो आप, आपको जिस तरीके की सर्विस चाहिए उसके हिसाब से, रिलायबल चाहिए, फास्ट चाहिए, कनेक्शन ओरिएंटेड चाहिए या कनेक्शनलेस चाहिए, हर सॉकेट टाइप करस्पॉन्ड करता है एक डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है स्ट्रीम सॉकेट। स्ट्रीम सॉकेट को आप इस तरीके से लिखते हो स्ट्रीम। इसको कहाँ यूज किया जाता है? टीसीपी के अंदर। और टीसीपी है एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। यहाँ पे आप पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हो फिर डेटा भेजते हो, डायरेक्टली डेटा नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते डायरेक्टली डेटा? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डेटा भेजोगे तो फिर डेटा लॉस के चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले कनेक्शन सेटअप किया जाएगा फिर आप डेटा भेजते हो, तो डेटा लॉस बिल्कुल नहीं होता। अगर कभी हुआ भी डेटा लॉस तो आप रीट्रांसमिट करके फिर से डेटा भेजते हो। तो यहाँ पे अगर आपको करना है तो आप सॉकेट स्ट्रीम यूज करते हो। मान लो आपने कोई वेबसाइट ओपन की आपके ब्राउजर पे, तो वो स्ट्रीम सॉकेट्स का इस्तेमाल करेगी रिलायबल कम्युनिकेशन करने के लिए वेबसाइट के साथ। क्योंकि जब आप ब्राउजर यूज कर रहे हो तो आप यूडीपी यूज नहीं करते, क्योंकि फिर आपको डेटा नहीं मिलेगा ना ढंग से। आप कुछ वीडियो देख रहे हो, रियल टाइम लाइव देख रहे हो, या फिर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल फोन पे बात कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपके कुछ पैकेट्स मिस भी होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आप दूसरा सॉकेट यूज करना। फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूँ उस सॉकेट की जिसमें मुझे रिलायबल डेटा डिलीवरी चाहिए। तो यहाँ पे कनेक्शन टाइप है कनेक्शन ओरिएंटेड। रिलायबिलिटी की बात करें तो हाँ बिल्कुल रिलायबिलिटी मिलेगी, एरर फ्री होगा और ऑर्डर डिलीवरी रहेगी डेटा की। डेटा फ्लो की बात करूं तो कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, यहाँ पे जैसे एक टेलीफोन कन्वर्सेशन है, सिंपल टेलीफोन कन्वर्सेशन है, उसमें पूरा डेटा जाता है, कुछ डेटा लॉस नहीं होता वहां पे बिल्कुल भी। डिलीवरी गारंटीड है, कुछ डेटा लॉस या डुप्लीकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन यहाँ पे टू वे है। टू वे का मतलब क्या है? सर्वर और क्लाइंट दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये उसके पास डेटा भेजेगा, वो उसको रिस्पॉन्स देगा, या फिर सेंडर रिसीवर भी बोल सकते हो आप, दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर हो सकता है। यूसेज है वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग में भी दोनों यूज कर रहे हैं, जो मैं ब्राउज कर रहा हूँ वो, और जहां से ब्राउज कर रहा हूँ जो वेबसाइट से, वो वेबसाइट भी मुझे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे रही है। दोनों टीसीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं कुछ ईमेल भेजता हूँ, फाइल ट्रांसफर यूज करता हूँ, ये सारी चीजें आती है सॉक स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। अगला जो है वो है सॉक डीग्राम। ये आप यूज करते हो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के अंदर, यूडीपी में। क्यों यूडीपी में यूज करते हो? क्योंकि आपको कुछ वीडियो स्ट्रीमिंग यूज करनी है, वॉइस कॉल्स, ऑनलाइन गेमिंग, तो यहाँ पे कनेक्शन लेस आपका कनेक्शन टाइप होता है। कनेक्शन लेस क्यों? क्योंकि आपको पाथ वगैरह सेटअप नहीं करना है, कनेक्शन का सेटअप करने में कुछ टाइम नहीं डालना है, सिर्फ आपको डेटा भेजना है। जैसे जैसे डेटा भेजोगे आप, वो डेटा लॉस भी हो सकता है, डेटा रिसीव होगा, कुछ रिलायबल डिलीवरी वहां पे नहीं होती। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हो या फिर कोई वॉइस कॉल का ऐप यूज कर रहे हो, वहां पे स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डेटा पहुंचो या मत पहुंचो, लेकिन लाइव चीजें चल रही है ऐसा होना चाहिए, तो वहां पे आप डेटाग्राम सॉकेट्स का यूज करते हो। मैंने जो पिछला एग्जांपल दिया था यूट्यूब वाला, वहां कौन सा यूज करेंगे? वहां पे हम सादा वाला सॉकेट यूज करेंगे, क्योंकि यूट्यूब का वीडियो तो आपको पूरा ही देखना है ना, वो लाइव वीडियो थोड़ी ना है। नॉर्मल आप वीडियो यूट्यूब पे देखते हो तो वहां पे बफरिंग होती है यूट्यूब वीडियो की। अगर मान लो कभी कनेक्ट नहीं हो रहा तो वो बफर होता है, उसका मतलब है कि उसको आपको पूरा वीडियो दिखाना है, नहीं तो वो उतना छोड़ छोड़ के आगे का पार्ट भी दिखा सकता है, लेकिन वैसा नहीं है। तो उस केस में, यूट्यूब के वीडियो के केस में, आप यूज करोगे सॉक स्ट्रीम। और अगर आपको कुछ लाइव देखना है, आपको वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो वीओआईपी होता है वो यूज करना है, तो फिर वहां पे अगर आपके पैकेट्स लॉस भी होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां आप सॉक डीग्राम यूज करना। डेटा फ्लो है इसका मैसेज ओरिएंटेड, हर मैसेज इंडिपेंडेंट होता है। वहां पे कैसा था डेटा फ्लो? एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में डेटा फ्लो होता था, जैसा टेलीफोन कॉन्वर्सेशन का एग्जांपल था। अनरिलायबल हो सकता है, डेटा आपका आउट ऑफ ऑर्डर जाएगा। डिलीवरी की बात करें तो एक्नॉलेजमेंट नहीं होता यहाँ पे, वहां पे एक्नॉलेजमेंट होता है जब भी कुछ डेटा भेजा गया, सामने से एक्नॉलेजमेंट आता है कि हाँ मुझे डेटा मिल गया। रीट्रांसमिशन का भी सिस्टम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कि डेटा पहुंचा नहीं पहुंचा, आप बस भेजते जाते हो, वही काम है इसका। फिर कम्युनिकेशन है टू वे, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन सेटअप नहीं होता। फिर यूसेज तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो ये था सॉक डीग्राम। अभी हम अगला वाला देखते हैं, विच इज रॉ सॉकेट।
इसको ना डायरेक्ट एक्सेस है आईपी लेयर के साथ। इसको नॉर्मली आप यूज नहीं करते, जैसा वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए या फिर कुछ जो भी एग्जांपल्स देखे थे हमने ईमेल वगैरह भेजने के लिए, वो सब नहीं। ये लो लेवल नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स, पैकेट मॉनिटरिंग, कस्टम प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, सब ये लो लेवल एक्सेस है जो मैं पर्सनली नहीं करूंगा। ईमेल वगैरह भेजना हो गया, वीडियो देखना हो गया, वो सब यूजर करेगा। ये जो चीजें पैकेट मॉनिटरिंग, कस्टम प्रोटोकॉल, इसके लिए आप रॉ यूज करते हो, रॉ सॉकेट है ये। कनेक्शन टाइप की बात करें तो ये कनेक्शन लेस है। इंप्लीमेंटेशन के ऊपर इसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है, कैसा आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है। डेटा फ्लो तो आपको ऑलरेडी पता है, ये लो लेवल नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए आप यूज करते हो। अगला जो है वो है सॉक SEQ पैकेट। ये सीक्वेंस्ड पैकेट सॉकेट होता है। यहाँ पे अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो SCTP यूज किया जाता है। SCTP जो है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये ना TCP और UDP दोनों के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा कंबाइन कर देता है। यहाँ पे आपको रियल टाइम डेटा की डिलीवरी भी मिलती है और साथ ही साथ गारंटीड डिलीवरी और रिलायबल डिलीवरी भी देखने को मिलती है। पिछले में कैसा था, रियल टाइम है तो गारंटी चली जाती है, और अगर रियल टाइम नहीं है तो आपको गारंटी मिलती है। ये दोनों को कंबाइन करता है। कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन भी मिलेगा। यूडीपी टीसीपी दोनों मिक्स कर दिया हुआ है यहाँ पे। रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबल है और मैसेज बाउंड्रीज को प्रिजर्व करता है। और यहाँ पे वही लिखा है कि अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए मैसेज बाउंड्रीज को इंटैक्ट रखते हुए, तब आप इसको यूज करना सॉक SEQ पैकेट को। लेकिन ये लेस कॉमन होता है, ये चीज आप बता सकते हैं। फिर आगे हम आते हैं अभी सॉकेट प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो आपको यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स लिखने हैं जिससे कम्युनिकेशन हो पाए बिटवीन वेरियस प्रोसेसेस ओवर अ नेटवर्क, सॉकेट्स का इस्तेमाल करके। तो प्रोसेसेस जो भी है, जैसे कि हमने वो डायग्राम में देखा था, हम मेरा यूट्यूब के सर्वर से कनेक्ट हो रहा था, तो ये दोनों प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग कब कब हो सकती है, डेटा एक्सचेंज कहाँ कहाँ हो सकता है, दो प्रोसेसेस सेम मशीन के ऊपर, एक ही होस्ट पे दो प्रोसेस भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर दो प्रोसेसेस अलग अलग मशीन पे। अब अलग मशीन पे या तो इंटरनेट से या इंट्रानेट से। इंट्रानेट मतलब आप दूसरे कंप्यूटर का एक्सेस ले रहे हो लेकिन वो सेम लैन पे, जैसा कोई ऑफिस है, ऑफिस में मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे तो उससे आप कनेक्ट करते हो जब, तो वो इंट्रानेट है। बाकी ग्लोबल कनेक्ट कर रहे हो तो वो इंटरनेट है। फिर उसके बाद सॉकेट प्रोग्रामिंग आप यूज करते हो एक रिलायबल चैनल एस्टेब्लिश करने के लिए, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन का। टीसीपी यूज करो, यूडीपी यूज करो, वो डिपेंड करता है जो आप सॉकेट यूज कर रहे हो, सॉक डीग्राम या फिर सॉक स्ट्रीम। अब आते हैं सॉकेट प्रिमिटिव्स पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सॉकेट प्रिमिटिव्स एक्सप्लेन करने के लिए। तो बेसिक ऑपरेशंस है ये, और या फंक्शन सिस्टम कॉल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है क्रिएट और मैनेज करने के लिए नेटवर्क कम्युनिकेशन सॉकेट्स का इस्तेमाल करके। ये प्रिमिटिव्स डिफाइन करते हैं कि कैसा कम्युनिकेशन होगा क्लाइंट और सर्वर प्रोसेस के अंदर। ये टीसीपी और यूडीपी कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है सॉकेट। सॉकेट आप किस लिए यूज करते हो, एक सॉकेट क्रिएट करने के लिए। ये पहली स्टेप होती है सॉकेट प्रोग्रामिंग की। आप एक एंड पॉइंट बना देते हो कम्युनिकेशन के लिए। एक प्रोसेस के लिए एक सॉकेट बनाया जाएगा, मतलब होस्ट के लिए, क्लाइंट के लिए। फिर जो सर्वर है उसके लिए भी एक सॉकेट होगा, दोनों के सॉकेट होंगे, फिर वो कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो वही है। तो ये सॉकेट डिस्क्रिप्टर जो है एक रिटर्न करता है, एक जो फाइल डिस्क्रिप्टर की तरह होता है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं कैसा है। इंट सॉकेट, अभी इसके अंदर आप क्या क्या स्टोर करते हो, पहली बात तो आप यहाँ पे डोमेन स्टोर करते हो उसका। फिर उसके बाद अगला जो है वो है टाइप, एंड अगला जो है वो है प्रोटोकॉल। तो ये इसका सिंटैक्स है, और ये क्या क्या चीजें होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो डोमेन। डोमेन अगर आप IPv4 का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो IPv4 में जो इसका डोमेन होता है वो होता है AF INET। और अगर मान लो आप IPv6 यूज कर रहे हो तो यही सेम होता है, बस उसके आगे आप 6 लगा देते हो। फिर टाइप क्या है यहाँ पे, टाइप जो भी आप सॉकेट टाइप यूज कर रहे हो, हमने दो सॉकेट टाइप देखे थे, मेनली वही यूज किए जाते हैं, या तो सॉक डीग्राम या फिर सॉक स्ट्रिंग, तो उन दोनों में से कोई ना कोई होगा। फिर उसके बाद ये प्रोटोकॉल तो सीधा 0 ही बाय डिफॉल्ट सेट किया जाता है। तो अगर आप इसको एक्चुअल में लिख रहे हो इस कोड को, तो इस तरीके से आप उसको लिखोगे, इंट सॉक FD। ये फाइल डिस्क्रिप्टर बना रहा हूं मैं सॉकेट का, जो जैसा यहाँ पे बोला गया था, एक सॉकेट डिस्क्रिप्टर आप रिटर्न करते हो, तो मैं वही रिटर्न कर रहा हूँ। सॉक FD इज इक्वल टू सॉकेट
डोमेन में मैंने क्या बोला, अगर हम IPv4 यूज कर रहे हैं तो AF INET, और उसके बाद टाइप में जो भी आपको यूज करना है, सॉक स्ट्रीम, सॉक डीग्राम, चलो मैं सॉक स्ट्रीम लिख देता हूँ, TCP वाला मुझे यूज करना है। फिर उसके बाद ये तो बाय डिफॉल्ट 0 रख देता हूँ। तो इस तरीके से जो है आप एक सॉकेट क्रिएट करते हो। पहला काम है सॉकेट फंक्शन का यूज करके सॉकेट क्रिएट करना। फिर अगला फंक्शन देखते हैं, वो है बाइंड। आपको सॉकेट को अब एड्रेस असाइन करना है, और सॉकेट एड्रेस क्या होता है हमने ऑलरेडी देखा था, आईपी एड्रेस और साथ ही साथ एक पोर्ट नंबर। आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर कर दोगे तो एक स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए आप सॉकेट असाइन कर रहे हो, उसका मतलब है। और ये सिर्फ सर्वर यूज करता है अभी। तो वो कैसा होता है, देखिए, इंट बाइंड इंट सॉक एफडी। ये सॉक एफडी क्या है, ये सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर है जो अभी हमने बनाया हुआ था। फिर इसके बाद स्ट्रक्ट सॉक एड्रेस, और हम पॉइंट करेंगे एड्रेस को जहां पे इसका एड्रेस स्टोर किया गया होगा, इस सॉकेट का एड्रेस। कहीं पर तो होगा आईपी एड्रेस स्टोर किया हुआ, उसको हम पॉइंट कर रहे हैं कि वहां पे होगा, और वो स्ट्रक्ट डेटा टाइप के अंदर है। और बाद में आपको एड्रेस लेंथ लिख देनी है, तो जितनी भी एड्रेस लेंथ है आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से बाइंड फंक्शन भी आप यूज करोगे। इसके बाद अगला फंक्शन देखते हैं, कौन सा है, लिसन। क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए वेट अगर कर रहे हो आप तो उसके लिए लिसन यूज किया जाता है। ये सिर्फ सर्वर सॉकेट्स यूज करते हैं इसको। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। देखिए, लिसन कब यूज किया जाता है, पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स लिख के बताता हूँ। ये एक एक्टिव सॉकेट को पैसिव सॉकेट में कन्वर्ट किया जाता है, जो कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए वेट कर रहा है। अभी सर्वर कुछ काम नहीं कर रहा, बस वो वेट कर रहा है कि कौन कनेक्ट करना चाहता है मेरे साथ। वो वेट करता जाएगा जब तक सारे इनकमिंग रिक्वेस्ट आते हैं एक लिमिट तक। वो लिमिट के बाद अब वो जब भी उसको लेना है, अगर वो रेडी हो गया एक्सेप्ट करने के लिए, अभी तो वो लिसन वाली स्टेज में, उसको बस आने देना है लोगों को। अब वो कनेक्ट करने के लिए रेडी है तो वो एक्सेप्ट में जाता है, एक्सेप्ट फंक्शन आप लगाते हो, फिर उसके बाद एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये वेट करता है बस, और यहाँ पे क्यू क्रिएट की जाती है इनकमिंग रिक्वेस्ट की। तो इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से कुछ, इंट लिसन, फिर सॉक एफडी जो आपका सॉक फाइल डिस्क्रिप्टर था, और साथ ही साथ यहाँ पे ना आप बैकलॉग यूज करते हो, इंट बैकलॉग। तो ये बैकलॉग का मतलब होता है कितनी क्यू आपको आने देनी है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए वेट कर रहे हो, कितने क्लाइंट्स को आपको अलाउ करना है वो क्यू में रुकने के लिए। देखिए, कोई आदमी है, कोई ऑफिस है, ठीक है, वो ऑफिस के अंदर आदमी बैठा हुआ है दरवाजा लॉक करके, क्लाइंट्स उसके आते जा रहे हैं, वो दरवाजा बंद ही रखेगा। दरवाजा बंद है तो क्लाइंट्स उसके दरवाजे के बाहर लाइन लगा रहे हैं। तो अगर मान लो कोई आपने बैकलॉग लिमिट सेट कर दी, जैसा मान लो मैंने 5 की लिमिट सेट कर दी, इन बैकलॉग मेरा 5 है अभी, तो अगर वो 5 है तो मैं दरवाजे पे सिर्फ 5 लोगों को रुकने दूंगा उस ऑफिस के, और 5 के बाद अगर कोई भी आता है तो उसे सिक्योरिटी गार्ड वहां से भेज देगा, नहीं 5 लोग ही रुक सकते, आप नहीं रुक सकते, जाओ यहाँ से। तो दरवाजे के बाहर ही वो लोग रुके हैं, और ये क्या कर रहा है, बस रुका है। ये सर्वर भी अभी खुद रेडी नहीं है लोगों को लेने के लिए अंदर, वो दरवाजा बंद ही करके बैठा है, बस वो दरवाजे पर आने दे रहा है उनको, ऐसा आप समझ सकते हो। तो 5 लोग हैं, बैकलॉग जितना रहेगा उतनी क्यू आपकी बन सकती है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है एक्सेप्ट। अब ये क्लाइंट कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है, मतलब ऑफिस में जो आदमी बैठा है दरवाजा बंद करके, वो क्या करेगा, दरवाजा खोल देगा, और मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है अभी क्लाइंट कनेक्शन के लिए। जो 5 लोग रुके थे तो वो सबसे पहला जो आदमी है उसको आने दे रहा है दरवाजा खोल के, वो एक्सेप्ट कर रहा है, सिंपल। तो सर्वर क्या करता है, ये एक्सेप्ट प्रिमिटिव यूज करता है कनेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए क्लाइंट का। जब भी रिक्वेस्ट अराइव होती है, एक नया सॉकेट क्रिएट कर दिया जाता है एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन के लिए। पुराना सॉकेट आपका ऑलरेडी रहता है, क्योंकि ये आदमी को तो आप अंदर ले रहे हो, लेकिन और 4 लोग बाहर रुके हुए हैं ना, तो उनको भी कभी ना कभी आना है, तो उनका सॉकेट पुराना ही रहेगा। अभी आप नया सॉकेट बनाते हो, ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है इसके लिए, ये अभी जिसको आप आने दे रहे हो पहले आदमी को, तो ओरिजिनल सॉकेट फिर भी नए क्लाइंट्स के लिए लिसन करता रहता है, वही चीज है। तो यहाँ पे आपको नया सॉकेट बनाना है, इंट न्यू सॉक इज इक्वल टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्यों यूज कर रहे हो आप, क्योंकि आपने अब एक क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट फंक्शन यूज करेंगे, एंड इंट सॉक एफटी, देन अगेन वो वही सब कुछ लिखना है आपको, स्ट्रक्ट जो आपने पिछले उसमें लिखा था, सॉक एड्रेस, जो पॉइंट करेगा आपका जहां पे भी एड्रेस है उसको, और फिर लास्ट में एड्रेस की लेंथ। ओएस को ये भी समझना चाहिए एड्रेस की लेंथ किस लिए, उसके लिए आप लिखते हो। बस ये एक्सेप्ट फंक्शन मेन है, क्योंकि अब सर्वर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है।
फिर उसके बाद है कनेक्ट। अब ये क्लाइंट करता है। अभी वही एग्जांपल मैं कंटिन्यू करता हूं। दरवाजा खोला, ऑफिस में जो बैठा था उसने, 5 लोग खड़े हैं सामने। अब सब में सामने का जो आदमी है वो अगर अंदर आता है तो फिर कनेक्ट होगा, अगर वो अंदर नहीं आता तो फिर कनेक्शन होगा ही नहीं। तो इसने तो एक्सेप्ट कर लिया सर्वर ने, लेकिन जो क्लाइंट है वो जैसे ही अंदर आएगा तब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो वही है, क्लाइंट इसको यूज करता है कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। ये कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के सॉकेट को। तो इसके लिए आप क्या कनेक्ट फंक्शन यूज करते हो, कनेक्ट। और एग्जैक्टली वही चीजें आपको लिखना है जो पहले लिख रहे थे अंदर पैरामीटर्स में। स्ट्रक्ट सॉक एड्रेस इंट एड्रेस लिंक। तो ये है इसका सिंटैक्स कनेक्ट के लिए। अब जैसे ही कनेक्ट हुआ मतलब वो अंदर आ गया। अब अंदर आने के बाद बाहर 4 लोग रुके तो और एक आ सकता है उसमें, क्योंकि बैकलॉग हमने 5 सेट किया था। और जो पुराना हमारा सॉकेट था वो अभी भी लिसन कर रहा है, मतलब वेट कर रहा है वो क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए। और आ सकते हैं वो लोग, बस वो दरवाजे पे रुके रहेंगे। दरवाजा बंद है अभी, क्योंकि एक क्लाइंट अंदर आ चुका है। एक क्लाइंट से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, अभी दरवाजा बंद है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे सेंड रिसीव रीड राइट चालू हो जाएगा। कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो डेटा भेजो एक दूसरे में, रीड राइट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं। और ये सिमिलर होते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से। तो इसका भी सिंटैक्स अगर आप देखोगे तो कैसा होता है, इंट सेंड। फिर सबसे पहले तो आपका जो सॉक फाइल डिस्क्रिप्टर है वो एज अ पैरामीटर होगा। अभी इसमें पैरामीटर चेंज होते हैं। कॉन्स्ट वॉइड मैसेज, ये उस मैसेज को पॉइंट कर रहा है जो आपको भेजना है, ठीक है। क्योंकि सेंड यूज किया है ना हमने, जो भी मैसेज भेजना है वो मैसेज को आप यहाँ पे पॉइंट कर रहे हो। और फिर उस मैसेज की लेंथ, और साथ ही साथ अगर कुछ फ्लैग्स है तो वो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर आगे अगर जाएं तो रिसीव का भी मैं बता देता हूँ, इंट रिसीव। एंड रिसीव के लिए इंट सॉक fd const void। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये उसको पॉइंट कर रहा है जहां पे ये डेटा लिखा जाएगा। ये आप डेटा भेज रहे हो ना, तो ये किसको पॉइंट कर रहा था यहाँ पे, ये पॉइंट कर रहा था उस डेटा को जो आपको स्टोर करना है, जो आपको सेंड करना है। और ये किसको पॉइंट कर रहा है, उस जगह को पॉइंट कर रहा है जहां पे ये आने वाला डेटा स्टोर किया जाएगा। फिर अगला जो पैरामीटर है वो बस फ्लैग से सीधा, यहाँ पे आपको लिंक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेटा आया ही नहीं ना, आप बस बफर को पॉइंट कर रहे हो यहाँ पे। फिर इतना होने के बाद, हाँ इसके बाद एक और चीज है कि आप ये सेम ना रीड राइट भी यूज कर सकते हो। सेंड आप यूज कर लोगे राइट रीड के लिए, एंड जो है सेंड बेसिकली आप राइट के लिए यूज करोगे, क्योंकि कुछ डेटा राइट करना है ना, मतलब क्लाइंट सर्वर को राइट करने के लिए डेटा देगा, तो राइट आप यूज कर सकते हो। ये होता है सॉक fd। सिमिलरली पहले आपने सॉक fd लिखा, फिर उसके बाद बफर, उसके बाद साइज, बफर साइज। और रीड भी सेम ऐसा ही होगा, सॉक fd बफर और साथ में साइज। ओके, तो इस तरीके से रीड राइट रिसीव सेंड हमने लिख दिया। बस इसमें एक चीज है कि अगर आप यूडीपी यूज कर रहे हो ना, यूडीपी में सेंड के जगह होता है सेंड टू, और रिसीव के जगह पे होता है रिसीव फ्रॉम। बाकी सारी चीजें सेम है, तो ये आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो सेंड रिसीव राइट रीड वगैरह के लिए। और फाइनली टर्मिनेशन के लिए आप यूज करते हो क्लोज, कनेक्शन टर्मिनेट करना है, काम हो चुका है, अब आप क्लाइंट को बाहर जाने दे सकते हो ऑफिस की। कम्युनिकेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, क्लाइंट सर्वर दोनों ये प्रिमिटिव क्लोज यूज कर लेते हैं, सॉकेट क्लोज हो जाता है और जो भी सिस्टम रिसोर्सेस है वो फ्री हो जाएंगे। क्लोज सॉक fd। तो इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये सॉकेट प्रिमिटिव्स अच्छे से आप याद कर लेना, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर डायग्राम भी बनाने को आपको बोला गया है, तो ये डायग्राम आप शो कर सकते हो। बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे सर्वर प्रोसेस है, उसका एक सॉकेट है, क्लाइंट प्रोसेस का भी सॉकेट है। पहले हम देखते हैं सर्वर पे क्या होता है। सबसे पहले सॉकेट क्रिएट किया जाएगा। जैसे ही आपने सॉकेट क्रिएट किया, आप उसको बाइंड करते हो, किससे बाइंड करते हो,
आईपी सर्वर के आईपी एड्रेस और पोर्ट के साथ, कौन सा पोर्ट, जिस पोर्ट पे जो भी प्रोसेस आपको यूज करनी है उसका पोर्ट। तो यहाँ पे बाइंड कर दिया जाता है आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के साथ। फिर उसके बाद अगली प्रोसेस है लिसन की। लिसन में क्या होता है, जो सर्वर है वो अभी वेट कर रहा है कि जो जो क्लाइंट्स आना चाहते हैं आ जाओ। वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, वो बस वेट कर रहा है, क्यू बनाने दे रहा है, वो लाइन बनेगी वहां पे, जितना आपने बैकलॉग सेट किया है उतनी लाइन बन जाएगी। 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, जितने भी है वो लाइन बनाकर खड़े रहेंगे इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए। फिर जैसे ही इसका लिसन खत्म होता है, ये आता है एक्सेप्ट पे, पहले आदमी को वो अलाउ करता है आने के लिए। अब अब क्लाइंट प्रोसेस में देखिए, ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, दरवाजा खोल दिया गया है, जिसको आना है वो अंदर आ सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट प्रोसेस में भी सॉकेट क्रिएट किया गया, और फिर अगर क्लाइंट को कनेक्ट करना है सर्वर के साथ, तो देखिए बाइंड वाली स्टेज में तो वो कनेक्ट नहीं हो सकता, एरर आएगी। फिर ये पॉइंट पे जब वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो नहीं कनेक्ट कर सकता फिर भी, क्योंकि एक्सेप्ट यूज ही नहीं किया है ना। बस क्लाइंट्स आ सकते हैं, यहाँ पे क्लाइंट्स क्यू में रुकेंगे बस आके। फिर जब इसने एक्सेप्ट रन कर दिया सर्वर ने, तो फिर जो है कनेक्ट हो जाएगा क्लाइंट सर्वर के साथ, बस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा क्लाइंट सर्वर के साथ। और बाद में रीड राइट जो भी आपको ऑपरेशंस करना है कर सकते हो। क्लाइंट भी रीड राइट के ऑपरेशंस कर सकता है, सर्वर भी रीड राइट के ऑपरेशंस कर सकता है। फिर जैसे ही पूरा काम खत्म हो जाता है, रीड राइट हो गया, सब काम हो गया, फाइनल स्टेज है क्लोज की। दोनों क्लोज कर देते हैं और टर्मिनेट कर देते हैं दोनों अपनी अपने कनेक्शन को। तो ये डायग्राम आप अच्छे से बना लेना और सारे प्रिमिटिव्स लिखना इफ दिस क्वेश्चन इज एवर आस्क्ड अगेन। अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स। तो ये क्वेश्चन एक भी आ सकता है, एलिमेंट्स बताओ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स के, या स्पेसिफिकली एक एक एलिमेंट भी पूछा जा सकता है, जैसे एड्रेसिंग क्या है वगैरह। तो एड्रेसिंग क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवर करता है एक डेटा को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे, जो अलग अलग होस्ट पे चल रहे होंगे। एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस इज द मेन थिंग। तो आपको अगर प्रोसेस यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो वहां पे पोर्ट नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यही डायग्राम मैंने फिर से डाली है, अगर एड्रेसिंग पे क्वेश्चन आता है तो आप वही लिखोगे। आईपी एड्रेस है, साथ ही साथ पोर्ट नंबर के साथ आईपी एड्रेस है, जो होता है सॉकेट एड्रेस। सॉकेट एड्रेस किस लिए यूज करते हो आप, सीधा प्रोसेस से कनेक्ट करने के लिए। और सबके पास अपने अपने मल्टीपल सॉकेट्स हो सकते हैं, सर्वर के पास अपना सॉकेट है, इसके पास अपना सॉकेट है, दोनों सॉकेट क्रिएट करते हैं। फिर आगे अगर जाएंगे तो पोर्ट नंबर के रेंजेस कुछ यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जैसे 0 से 1023 तक वेल नोन पोर्ट्स होते हैं, जैसा यहाँ पे HTTP 80 है, फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 21 है, डोमेन नेम सिस्टम 53 है, फिर 1024 से 49,000 तक कुछ रजिस्टर्ड पोर्ट्स है, जैसे MySQL के लिए 3306, NTP के लिए 123। फिर आगे के जितने भी है ये सब प्राइवेट है, ये टेम्पररी क्लाइंट के पोर्ट्स होते हैं, क्योंकि क्लाइंट को भी सर्वर से कनेक्ट करना है ना। यहाँ पे ये जो है होस्ट, इसको भी सर्वर से कनेक्ट करना है, सर्वर का ठीक है पहले से ही होगा, जैसे मैंने आपको बोला था YT का क्या था 443, लेकिन इनका कोई फिक्स्ड नहीं होता, ये टेम्पररी कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1625 लिखा है, 1625 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखा ना आपने 49,000 से लेके 65,000 तक प्राइवेट आते हैं। पर्पस क्या है एड्रेसिंग का, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन यहाँ पे इनेबल करना है, मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग सपोर्ट होनी चाहिए। फिर अगला अगर देखें, अब आते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में यूज किया जाता है, जैसे TCP UDP में, क्योंकि कुछ कनेक्शन होता ही नहीं है, यहाँ पे कनेक्शन आपको करना है। तो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए डेटा ट्रांसफर के पहले, ये इंश्योर करता है कि सेंडर रिसीवर दोनों रेडी है कम्युनिकेशन के लिए। अगर दोनों रेडी है तभी एक कनेक्शन सेटअप होगा, और फिर कनेक्शन होने के बाद वो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। फिर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक क्लाइंट है और यहाँ पे एक सर्वर है, क्लाइंट को सर्वर के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले भेजेगा एक सिंक्रोनाइजेशन का मैसेज कि मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है यहाँ पे। फिर इसको जैसे ही वो मैसेज मिलेगा सिंक्रोनाइजेशन का, ये भेजेगा अक्नॉलेजमेंट, सर्वर अक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ तुम्हारा मुझे सिंक्रोनाइजेशन का मैसेज मिला। वो अक्नॉलेजमेंट के साथ साथ ये भी सिंक्रोनाइजेशन का मैसेज भेजेगा कि हाँ मुझे भी तुम्हारे साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। फिर ये सिंक्रोनाइजेशन के मैसेज के लिए ये अक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ मुझे तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन का मैसेज मिला। देखिए ये जो भी मैसेज कर रहा है, ये पहले तो अक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। ये ही मेन चीज है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट में, क्योंकि आपको डेटा रिलायबिलिटी रखनी है कि जो भी मैसेज भेज रहे हो सामने से रिस्पॉन्स आना चाहिए, उसको मिला या नहीं मिला, तभी प्रॉपरली आपका डेटा रिलायबल वे में डिलीवर होने वाला है। तो
डेटा यहाँ पे भेज रहे हो आप, ये सिंक्रोनाइजेशन मैसेज, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, साथ ही साथ एक सिंक्रोनाइजेशन आ रहा है कि उसको भी सेटअप करना है, पाथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। फिर इसको जैसे ही मिला ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, इसको एक्नॉलेजमेंट मिला, और ये यहाँ पे जैसे ही इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा, यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो काफी सिंपल है। पर्पस क्या है इसका, आप सिंक्रोनाइज करते हो सेंडर और रिसीवर के बीच में, कंफ्यूजन जो है प्रिवेंट हो जाता है ओल्ड या डिलेड पैकेट्स का। ओल्ड डिलेड पैकेट्स का कंफ्यूजन का मतलब है, देखिए ये पूरा कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, कनेक्शन फिनिश हो गया, मान लो कल जो है कनेक्शन फिनिश हो गया था, और मैंने कल जो एक चीज भेजी थी वो गई ही नहीं, और अब वो आज जा रही है रिसीवर के पास। अब आज रिसीवर के पास गई तो रिसीवर को लगेगा अरे आज डेटा आया, मतलब शायद उसको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, लेकिन मुझे कनेक्शन एस्टैब्लिश कहाँ करना है, वो तो डेटा पुराना है ना मेरा। तो वो चीज इसमें नहीं होती, क्योंकि जब तक सिंक्रोनाइजेशन का मैसेज नहीं जाता कनेक्शन एस्टैब्लिश का वो कुछ है ही नहीं लॉजिक। तो अगर डायरेक्टली इसके पास सर्वर के पास डेटा गया जो मैंने कल भेजा था वो आज गया, तो फिर इसको पता रहेगा नहीं ये तो कुछ मंगाया नहीं था और ये कचरा डेटा है, इससे कुछ रिलेशन नहीं है। तो कंफ्यूजन नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे, और रिलायबल कनेक्शन सेटअप देखने को मिलेगा आपको। अभी आते हैं कनेक्शन रिलीज के ऊपर। कनेक्शन रिलीज का मतलब है कनेक्शन टर्मिनेट कर देना। एक बार रीड राइट सब कुछ हो गया, अब कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो देखिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, अब कनेक्शन को आपको टर्मिनेट कर देना है ग्रेसफुली। तो इसमें आप क्या करते हो, 4 वे हैंडशेक का यूज करते हो, पहले 3 वे हैंडशेक था कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये देखिए किस तरीके से काम होता है ये। यहाँ पे सेंडर है, इनिशिएटर है, इसको अब कनेक्शन क्लोज करना है, तो ये क्या भेज रहा है, इसको फिनिश भेज रहा है, और फिर जैसे ही ये फिनिश भेजा तो ये वेट कर रहा है। क्यों वेट कर रहा है रिसीवर, वो वेट कर रहा है कि और कुछ मैसेज आता है क्या देखने के लिए, अगर कुछ बचे हुए मैसेजेस होंगे तो फिर हम जो है ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो इसको कहा जाता है क्लोज वेट, और ये पैसिव क्लोज है। तो वेट करेगा ये, फिर कुछ मोमेंट तक नहीं, फिनिश ही आया, फिर ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ तुम्हारा फिनिश का मैसेज आ गया मेरे पास। और ये जब भेजता है ना फिनिश, ये चला जाता है फिनिश वेट 1 स्टेट पे। तो ये 1 वाली जो स्टेट है, ये 1 वाली स्टेट का मतलब है कि ये उसके एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है अभी, उसके एक्नॉलेजमेंट और उसके भी फिनिश बोलने का वेट कर रहा है। तो जैसे ही इसने फिनिश बोला, ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ तुम्हारा फिनिश का मैसेज आया। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आया तो इनिशिएटर अभी फिनिश वेट 2 स्टेट में चले गया। 2 मतलब अब उसको एक्नॉलेजमेंट आया, अब उसको पता है कि सामने का सिर्फ फिनिश मैसेज आने का रह गया। तो इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा, लास्ट एक्नॉलेजमेंट खत्म, फिर लास्ट में ये भी फिनिश बोल देता है। इसने फिनिश किया कनेक्शन, फिर इसने भी फिनिश कर दिया कनेक्शन। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम वेट, ये वेट करता है कुछ टाइम कि उसका भी कुछ डेटा बचा हुआ है क्या आने का, क्योंकि इस तरीके से डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। लास्ट का जो डेटा बचा है वो भेज दो कुछ, फिर ये टाइम वेट करके ये भी एक्नॉलेजमेंट भेजता है, और इस तरीके से ये कनेक्शन जो है टर्मिनेट हो जाता है, रिलीज हो जाता है कनेक्शन। तो 4 वे हैंडशेक आई होप आपको समझ आया होगा। एक इनिशिएटर फिनिश बोलता है, ये उसको एक्नॉलेज करता है उसके फिनिश को, और साथ में वो भी फिनिश बोलता है। अब इसने फिनिश बोला तो ये भी एक्नॉलेज करता है इनिशिएटर। इस तरीके से जो है कनेक्शन रिलीज है। प्रिवेंट क्या होता है यहाँ पे, पर्पस की बात करें तो डेटा लॉस यहाँ पे प्रिवेंट होता है क्लोजर के टाइम पे, और क्योंकि आप वेट वगैरह कर रहे हो, फिर उसके बाद दोनों साइड्स अच्छे से कम्युनिकेशन अपना फिनिश कर रहे हैं, वो दिया हुआ है, और लास्ट में सिस्टम रिसोर्सेस और मेमोरी फ्री हो जाती है जैसे ये क्लोज हो जाएगा। फिर अगर हम फ्लो कंट्रोल और बफरिंग की बात करें तो देखिए नेटवर्क के अंदर सेंडर रिसीवर ऑपरेट करते हैं अलग अलग स्पीड्स पे। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की थी। सेंडर क्या है, बहुत फास्ट डेटा भेजेगा, रिसीवर उतना केपेबल नहीं होगा उतना सारा डेटा एक साथ लेने में, तो आपको फ्लो कंट्रोल करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेज करता है इस डिफरेंस को 2 मैकेनिज्म्स का यूज करके। एक होता है फ्लो कंट्रोल, आप रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हो, स्लो वगैरह कर देते हो डेटा को भेजना। और दूसरा ऑप्शन होता है बफरिंग का। बफरिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपने बहुत सारा डेटा भेज दिया तो वो नहीं एक्सेप्ट कर पाता ना रिसीवर उतना, तो वहां पे बफर में एक बार वो रखा जाता है। जब तक जो ऑलरेडी डेटा प्रोसेस हो रहा है वो नहीं हो जाता, वो बचा हुआ डेटा जो सेंडर ने भेजा था वो बफर में होगा। फिर जैसे ही प्रोसेस हुआ वो बफर में से डेटा यूज करेगा, और सेंडर के पास भी बफर होता है, दोनों के पास बफर होता है। फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं, ये ऐसा मैकेनिज्म है जो इससे जिससे आप इंश्योर करते हो स्टूडेंट बहुत ज्यादा भी फास्ट डेटा नहीं भेज देता जितना रिसीवर प्रोसेस ही ना कर पाए। अगर सेंडर ने बहुत ज्यादा फास्ट भेजा तो रिसीवर का बफर ओवरफ्लो हो जाएगा। मैंने आपको बोला था रिसीवर के पास एक बफर है कि जब आप फास्ट डेटा भेजते हो और अगर वो प्रोसेस नहीं हो पाता तो रिसीवर थोड़ी देर उसको बफर में रखता है।
जब तक प्रोसेस नहीं होता। जैसे ही प्रोसेस हुआ, रिसीवर बफर में से उसे ले सकता है। लेकिन आप बहुत ही ज्यादा भेज रहे हो फास्ट, तो रिसीवर भी ओवरफ्लो, आई एम सॉरी, बफर भी ओवरफ्लो कर जाएगा। तो ये प्रिवेंट करने के लिए रिसीवर सेंडर को बताता है कि डेटा वो कितना हैंडल कर सकता है एट अ टाइम। इसको विंडो साइज कहा जाता है। और स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म का यूज करके आप जो है डेटा भेज सकते हो। जैसे कि मान लो रिसीवर जो है वो सेंडर को बोलेगा कि मेरी कैपेबिलिटी सिर्फ 4 फ्रेगमेंट्स की है, तो 4 भेजो, मैं 4 एक्सेप्ट कर पाऊंगा। तो उसको कहा जाता है स्लाइडिंग विंडो। तो स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे 4 है। सेंडर 4 फ्रेगमेंट्स एक साथ भेज सकता है ये इस एग्जाम्पल के अंदर। तो ये जैसे ही 4 भेजेगा, रिसीवर का यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाता है कि हाँ मिल गया मुझे, अभी अगला भेजो। 0 1 2 3 मिल गया, रिसीवर बोलेगा हाँ 0 1 2 3 मिल गया, अब अगला 4 भेजो। फिर क्या होगा, अगला स्लाइडिंग विंडो क्या होगा, क्योंकि ये 4 एक्सेप्ट कर सकता है ना, तो अगला स्लाइडिंग विंडो अब ये बन जाएगा। फिर सेंडर क्या भेजेगा, 4 5 6 7। फिर रिसीवर को जैसे ही 4 5 6 7 मिला, वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा यहाँ पे कि अब हाँ 4 5 6 7 आ गए, 8 से भेजो। फिर 8 9 10 इस तरीके से डेटा आगे आगे जाता जाता है। इसी को स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल बोलते हैं। फिर आगे देखेंगे पर्पस क्या है फ्लो कंट्रोल का। तो यहाँ पे बफर ओवरफ्लो आपका प्रिवेंट होता है रिसीवर साइड पे। सिंक्रोनाइजेशन रहता है सेंडर और रिसीवर के स्पीड्स में। एफिशिएंट और रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन इंश्योर होता है, और डेटा लॉस नहीं होता है यहाँ पे ओवरलोडिंग की वजह से। बफरिंग की बात करें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप टेम्पररी डेटा जो है बफर के अंदर स्टोर करते हो जब तक वो ट्रांसमिट हो रहा है। बफर्स दोनों के पास होते हैं, सेंडर के पास भी, रिसीवर के पास भी। सेंडर को सेंडर को भी अगर डेटा भेजना है बहुत ज्यादा, वो भी बफर में स्टोर कर सकता है अगर रिसीवर के पास जगह नहीं होती। और रिसीवर भी बफर में स्टोर कर सकता है अगर उसका जो प्रोसेस है, अभी जो प्रोसेस चल रही है, जो एप्लीकेशन चल रहा है, वो नहीं ले सकता ना अगर डेटा, तो रिसीवर भी उसको बफर में रख देता है। देखिए ये सिंपल एग्जाम्पल ड्राइंग डायग्राम बना सकते हो आप। इनपुट है यहाँ पे, ये कुछ ना कुछ डेटा भेजता जाएगा। अब ये बफर टेम्पररी मेमोरी है जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होगा, और रिसीवर जब केपेबल है लेने के, वो लेता जाएगा बफर में से डेटा। दो टाइप के बफर होते हैं, एक होता है सेंड बफर और दूसरा होता है रिसीव बफर। सेंड बफर क्या करता है, अक्नॉलेजमेंट मिलने तक डेटा को बफर के अंदर स्टोर करके रखता है। मतलब सेंडर को डेटा भेजना है, लेकिन सामने से अक्नॉलेजमेंट आया ही नहीं कि उसको पिछला डेटा मिला या नहीं मिला, तो वो जब तक उसको अक्नॉलेजमेंट नहीं आता रिसीवर के पास से, वो बफर में डेटा स्टोर करता है। जैसा ही अक्नॉलेजमेंट आया, बफर से डेटा भेज दिया जाता है रिसीवर के पास। अब रिसीवर का कैसा है, रिसीव बफर क्या क्या होता है, रिसीवर के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। जो एप्लीकेशन काम कर रही है रिसीवर पे, जो प्रोसेस काम हो रहा है, प्रोसेस जो भी काम कर रहा होगा, उसकी अगर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है डेटा स्टोर करने की, डेटा प्रोसेस करने की, तो उस मोमेंट पे रिसीवर के बफर में डेटा स्टोर किया जाएगा। जैसे ही वो प्रोसेस का काम हो जाता है, बफर में से वो प्रोसेस को अगला डेटा मिलेगा, फिर आगे से सेंडर और फिर भेजेगा डेटा, वो बफर में स्टोर होगा। तो ऐसी चीजें होती जाती है। और रिसीवर अक्नॉलेजमेंट्स भी भेज सकता है यहाँ पे अगर आपका एप्लीकेशन स्लो चल रहा है तो यही है। मतलब अक्नॉलेजमेंट्स भेजने का मतलब है कि देखिए रिसीवर कैसा है, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, और रिसीवर के पास कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रही होगी। अगर ये प्रोसेस फास्ट नहीं चल रही है, तो अगर सेंडर रिसीवर को डेटा भेजता है, तो रिसीवर प्रोसेस को दे ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो वो स्टोर करता है बफर के अंदर। और वो जब बफर में ये डेटा स्टोर कर लेता है ना, तो डेटा जैसे ही स्टोर होता है बफर में, ये अक्नॉलेजमेंट भी भेज देता है कि हाँ मिल गया मुझे डेटा। वो प्रोसेस में नहीं भी गया, लेकिन उसने तो बफर में स्टोर कर लिया ना, तो वो अक्नॉलेजमेंट दे देगा। फिर मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग, ये तो हमने ऑलरेडी देखा ही हुआ है। इसमें क्या होता है, दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, एक होस्ट के पास, दूसरे होस्ट के पास। मुझे प्रोसेसेस यहाँ से वहां भेजने हैं, तो कैसे भेजे जाएंगे, सबसे पहले मल्टीप्लेक्सिंग उसकी की जाती है। मतलब जो भी आपके प्रोसेसेस हैं, उनको एक सिंगल चैनल में कंबाइन कर दिया जाता है। किसके साथ, पोर्ट नंबर के साथ। उनका उनका पोर्ट नंबर लिखा जाएगा, ताकि वो वहां पे जब जाएंगे तो उन यहाँ के पोर्ट नंबर से मैच हो जाएंगे वो। तो उनका पोर्ट नंबर होता है, आईपी एड्रेस के साथ लिखा जाता है। आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस टू आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर ट्रांसफर करके देता है। फिर जैसे ही आपका डेटा यहाँ पे आया, उसे सेपरेट कर दिया जाता है। जो भी मल्टीप्लेक्सिंग थी उसकी डीमल्टीप्लेक्सिंग की जाती है, और डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के बाद यहाँ पे हमने सब प्रोसेसेस के ऊपर एक पोर्ट नंबर डाला था, ये वो सारे पोर्ट नंबर्स देखता है और सही प्रोसेसेस को आगे फॉरवर्ड कर देता है आपका जो भी डेटा है। एग्जाम्पल देखिए, एक यूजर वेब ब्राउजर रन कर रहा है, ईमेल क्लाइंट रन कर रहा है, फाइल ट्रांसफर रन कर रहा है।
तो सब के सब सेम नेटवर्क यूज कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की वजह से। अब सेम नेटवर्क का मतलब क्या है, आप पूरा ये पूरा का पूरा तीनों का डेटा एक मल्टीप्लेक्सिंग करके डाल सकते हो एक ही पार्ट के अंदर, और ये पूरा इसके अंदर चला जाएगा, कंबाइन कर दिया जाएगा एक सिंगल चैनल के अंदर, और उसे भेज दोगे आप आगे जहां पर भी आपको ये तीनों को भेजना है। और जैसे ही आपने वहां पे भेजा, डीमल्टीप्लेक्सिंग करके ये तीनों अपने अपने सही पोर्ट्स पे रन करेंगे। फिर अगला है पर्पस क्या है मल्टीप्लेक्सिंग का, साइमल्टेनियस डेटा एक्सचेंज हो जाता है मल्टीपल एप्स के बीच, एफिशिएंट यूज आपको देखने को मिलेगा नेटवर्क रिसोर्सेज का, और करेक्ट डिलीवरी हो जाती है राइट प्रोसेस की। अगला पॉइंट देखते हैं अभी, कंजेस्शन कंट्रोल। कंजेस्शन कंट्रोल तब होता है जब बहुत ज्यादा डेटा आप भेज देते हो नेटवर्क में, तो पैकेट लॉस डिलेज यहाँ देखने को मिलेंगे। कंजेस्शन कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि सेंडर ओवरलोड नहीं करना चाहिए नेटवर्क को। क्या टेक्निक्स है कंट्रोल करने के लिए कंजेस्शन? सबसे पहला है स्लो स्टार्ट। आप इंस्टेंटली डेटा भेजना मत चालू करो, सडन कंजेस्शन मत चालू करो। स्टार्ट विथ स्मॉल कंजेस्शन विंडो, धीरे धीरे डेटा ट्रांसफर करना चालू करना है। ये CWND का ही मतलब कंजेस्शन विंडो होता है। और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करो, धीरे 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 पहले भेजना है डेटा, फिर उसको थोड़ा सा ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। फिर उसके बाद है कंजेस्शन अवॉइडेंस, कंजेस्शन अवॉइड ही करो आप, तो उसके लिए एक स्टेबल डेटा फ्लो आपको मेंटेन करना है, एक स्टेबल डेटा फ्लो रहेगा। फिर उसके बाद उसको आप धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओगे सेफ लिमिट पता करने तक। एक पॉइंट के बाद आपका डेटा ऐसा होगा कि वो पैकेट्स ड्रॉप होना चालू होंगे, या फिर डेटा नहीं डिलीवर होने वाला आपका। तो इसलिए आपको क्या करना है, धीरे धीरे लीनियरली उसको इंक्रीज करना है जब तक आप सेफ लिमिट को पता नहीं कर लेते, और फिर वो सेफ लिमिट पता चली तो वो सेम पेस पे आप डेटा सेंड करते जाओगे। फिर फास्ट रीट्रांसमिट, क्विकली रिकवर लॉस्ट पैकेट्स। कोई पैकेट्स का लॉस हुआ आपका, इंस्टेंटली आप रीट्रांसमिट कर दोगे उसको टाइम आउट के पहले। और फिर है फास्ट रिकवरी, फुल रीसेट मत करो, क्योंकि आप अगर फुल रीसेट करोगे फिर पूरा डेटा आपको शुरुआत से भेजना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो आपका कंजेस्शन विंडो है उसको पार्शियली धीरे धीरे कम कर सकते हो आप, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच से स्टार्ट करोगे तो बहुत काम लगेगा आपको, इसलिए चाहे तो स्पीड थोड़ी कम कर दो, लेकिन रीसेट मत होने दो उसको अगर डेटा लॉस हुआ तो। पर्पस देखेंगे, पैकेट लॉस डिले यहाँ पे प्रिवेंट होता है, ऑप्टिमल नेटवर्क परफॉर्मेंस मेंटेन होता है, और फेयर बैंडविड्थ शेयरिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। अब आते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स के ऊपर। तो इसमें हम चार प्रोटोकॉल्स देखने वाले, TCP, UDP, SCTP और RTP। तो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। TCP और UDP तो हमने अभी 4 बार कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन टर्मिनेशन वगैरह देखा कि कनेक्शन लेस क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है। तो टीसीपी जो है ना, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ये इंश्योर करता है कि आपका डेटा एक्यूरेटली और सीक्वेंस में डिलीवर होना चाहिए, और कुछ डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन एप्लीकेशंस रनिंग ऑन डिफरेंट होस्ट्स। टीसीपी एक बहुत ज्यादा वन ऑफ द मेन प्रोटोकॉल्स है इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट का, TCP IP का, और ये IP के साथ अच्छे से काम करता है। फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है, कनेक्शन पहले इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। कैसे करते हो इसके अंदर इस्टेब्लिश कनेक्शन? 3 वे हैंडशेक का यूज करके, जो हमने पहले देखा था कि सिंक वाला मैसेज जाता है पहले, फिर यहां से आपको अक्नॉलेजमेंट और सिंक मिलता है, और फिर वापस आपको यहां से अक्नॉलेजमेंट मिलता है। 3 वे हैंडशेक कुछ इस तरीके से काम करता है। फिर रिलायबल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा, एरर फ्री और इन सीक्वेंस डेटा जो है की डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अक्नॉलेजमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो रिलायबल ट्रांसमिशन है। फुल डुप्लेक्स है, मतलब सेंडर भी रिसीवर को डेटा भेज रहा है, रिसीवर भी सेंडर को भेज रहा है, तो दोनों के बीच में काम चलता रहेगा। फिर उसके बाद ये स्ट्रीम ओरिएंटेड है, डेटा एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की तरह भेजा जाता है। यूडीपी में जैसा नहीं कि मैसेज मैसेज भेजते जा रहे हो, कुछ आगे पीछे हो रहा है, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस स्ट्रीम से वो डेटा आपका जाता जाएगा। फिर उसके बाद है फ्लो कंट्रोल। यहाँ पे फ्लो कंट्रोल को मैनेज करने के लिए आप स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज करते हो, जैसा मैंने एग्जांपल में बताया था। 4 जैसे ही मिले वो रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ मुझे 4 मिल गए, आगे का 5वां भेजो, तो वो है। फिर उसके बाद एरर कंट्रोल, एरर्स कुछ है तो उसके लिए आप चेकसम्स यूज करते हो, और फिर अगर कुछ गलत हो ही गया डेटा तो आप रीट्रांसमिट कर सकते हो उसको। फिर उसके बाद है कंजेस्शन कंट्रोल। यहाँ पे आप क्या करते हो, कंजेस्शन कंट्रोल करने के लिए जो भी एल्गोरिदम्स वगैरह है, चीजें आप लगा सकते हो, लगाते हो, जैसा फास्ट रिकवरी हमने देखा था, फिर स्लो स्टार्ट देखा था।
फिर है लास्ट में प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे पोर्ट नंबर्स का यूज किया जाता है ताकि आपका डेटा डिलीवर हो सके करेक्ट एप्लीकेशन को, क्योंकि पोर्ट नंबर से ही आपको एप्लीकेशन पता चलता है। तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पे फिर एग्जांपल दिया हुआ है टीसीपी का। तो देखिए वही सेम चीज है, पहले इसको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है इसके साथ, तो फिर ये उसको मैसेज भेजेगा, फिर इसको भी अगर इंटरेस्ट है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में तो फिर ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है वापस, और फिर सिंक्रोनाइजेशन। उसको इंटरेस्ट होना जरूरी है, उसको नहीं है इंटरेस्ट तो फिर वो रीसेट भी कर दे सकता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना रिलेशनशिप में, आई मीन कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करना है उसके साथ। फिर उसके बाद ये वापस एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि मुझे भी तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन का मैसेज आ गया। ईमेल प्रोटोकॉल्स में वगैरह इसे यूज किया जाता है। फिर हाँ अभी आते हैं टीसीपी सेगमेंट फॉर्मेट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर 32 बिट्स होते हैं। 32 बिट्स मतलब 4 बाइट का है ये। 4 बाइट मतलब यहाँ पे 2 बाइट है ये सोर्स पोर्ट, और ये 2 बाइट है, 4 बाइट है, ऐसा आप समझ सकते हो। बाइट्स में अगर पता करना है, बिट्स में देखोगे तो 32 बिट्स है। सोर्स पोर्ट आपका 16 बिट्स का होता है। पोर्ट ये आईपी एड्रेस नहीं है, ये पोर्ट है। ये पोर्ट जो आईपी एड्रेस के साथ लिखते हो आप, सोर्स पोर्ट और फिर डेस्टिनेशन पोर्ट, जहां पे आपको प्रोसेस भेजना है, जहां से प्रोसेस भेज रहे हो वो सोर्स है, जहां पर भेज रहे हो वो डेस्टिनेशन है। फिर उसके बाद एक सीक्वेंस नंबर है। सीक्वेंस नंबर हर जगह पे दिया जाता है सीक्वेंस पता करने के लिए। आपका ये जो भी आप डेटा भेज रहे हो उस स्पेसिफिक डेटा की अभी की सीक्वेंस क्या है, ये फर्स्ट बाइट की पोजीशन बताता है। जैसा फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं भेज रहा हूं हेलो, HELLO, और यहाँ पे क्या हो रहा है, HE जो है पहला मैसेज जा रहा है, फिर उसके बाद LL दूसरा मैसेज जा रहा है। तो सीक्वेंस नंबर में इसकी पहली वैल्यू होती है, जैसे कि 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर सबसे पहले मैसेज के लिए क्या होगा, 0, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। फिर मान लो ये वाला डेटा चला गया आपका, फिर इसके बाद पहला क्या है, इसमें 2 है, L2 है ना। तो फिर अगर आप ये मैसेज भेज रहे हो, LLO भेज रहे हो, उसमें का LL भेज रहे हो, तो फिर सीक्वेंस नंबर 2 लिखा जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू है वो लिखी जाती है। फिर इसके बाद अगला है अक्नॉलेजमेंट नंबर। अक्नॉलेजमेंट नंबर जो है ना, रिसीवर बोलता है कि आगे वाला जो है आपको कौन सा भेजना है। जैसे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में मैंने आपको बताया था, आप 4 चीजें भेजते हो तो वो बोलता है हाँ आ गए मेरे पास, अगला 5वां है, 5वां भेज देना। तो वो अक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद एक डेटा ऑफसेट होता है, ये स्पेसिफाई करता है डेटा कहाँ से बिगिन हो रहा है आपका डेटा ऑफसेट। फिर ये रिजर्व्ड होता है, तो इसमें तो आप कुछ चेंज नहीं करते, फ्यूचर यूज के लिए इसको रिजर्व कर दिया गया है 0 to 6। फिर इसके बाद यहाँ पे फ्लैग्स होते हैं। अभी यहाँ पे 6 टाइप के फ्लैग्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन से मैं बताता हूँ। एक होता है अर्जेंट, डेटा अर्जेंट है, इसको पहले पुश भेजना है आपको, वो एक होता है। फिर उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन का होता है, फिनिश होता है, और एक्नॉलेजमेंट होता है। एंड इसके बाद और भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसा RST, PSH। RST मैंने बताया था आपको रीसेट के लिए, और PSH आप पुश के लिए बताते हो कि जब भी आपको पुश कर देना है कोई स्पेसिफिक डेटा, इसकी प्रायोरिटी सब में ज्यादा है, इसको अभी पुश करो, वो बोलने के लिए आप PSH यूज करते हो। फिर उसके बाद विंडो, ये एक्चुअल विंडो है रिसीवर की, वो कितना डेटा एट अ टाइम ले सकता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद चेकसम है, चेकसम एरर हैंडलिंग के लिए आप यूज करते हो। फिर अर्जेंट पॉइंटर है, ये पॉइंट करता है उस डेटा को जो अर्जेंटली आपको प्रोसेस करना है, तो वो तभी आपको वहां पे लिखना पड़ता है जब आपने यहाँ पे फ्लैग में अर्जेंट डाल के रखा है ऑलरेडी, तभी आप अर्जेंट पॉइंटर लिखोगे। फिर उसके बाद कुछ ऑप्शनल फील्ड होती है, ये आपको मैक्सिमम सेगमेंट साइज वगैरह जैसी चीजें अगर डालनी है तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में डाल सकते हो। और फिर यहाँ पे पैडिंग, पैडिंग अगर आपने यूज की हुई है तो वो पैडिंग के बारे में आप यहाँ पे लिखोगे। हेडर क्योंकि 32 बिट बाउंड्री पे एंड होनी चाहिए। पैडिंग का मतलब आई होप आपको पता ही होगा। अगर मान लो ऐसा आपको 8 बिट्स करने हैं, लेकिन मैंने 111 ही लिखा है, तो 8 करने के लिए आप क्या करोगे, बस 0 लगा देते हो आप ऐसा। तो इस तरीके से वो पैडिंग होके 8 बिट्स ही बन गए ना। और फिर उसके बाद लास्ट में तो एक्चुअल डेटा है जो आप भेजना है आपको। तो टीसीपी सेगमेंट फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखता है। देन मूविंग ऑन, अभी हम बात करते हैं टीसीपी कनेक्शन रिलीज के बारे में। तो कनेक्शन टर्मिनेशन हमने ऑलरेडी देखा था, वही चीज है यहाँ पे। तो यहाँ एक इनिशिएटर होता है और रिसीवर होता है। इनिशिएटर वो है जिसको ये कनेक्शन या ये रिलेशनशिप जो है फिनिश कर देना है। आप उसको रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट से समझो, आपको चीजें अच्छे से याद रहेगी। तो इसको फिनिश कर देना है यहाँ पे, और फिर ये वेट करता है कि यार फिनिश का मैसेज आ गया, और कुछ आने वाला है क्या मैसेज। वेट करता है वो कि नहीं मैसेज तो नहीं आ रहा। फिर मैसेज नहीं आया तो ठीक है, फिर ये एक्नॉलेजमेंट भेज देता है, ठीक है फिनिश।
का आया तुम्हारा मैसेज मुझे, फिर जैसे ही इसको फिनिश का मैसेज आया ये जाता है वेट टू स्टेट के अंदर। इसका मतलब है इसको और एक बार वेट करना है एक चीज के लिए जो है फिनिश। अक्नॉलेजमेंट तो इसने इतना ही भेजा कि तुम्हारा मैसेज आया मुझे, फिर ये भी फिनिश इसको भेज देगा कि हाँ ठीक है हमको कनेक्शन रिलीज कर देना है, और जैसे ही इसको फिनिश का मैसेज आया ये भी अक्नॉलेजमेंट भेज के यहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है जो कनेक्शन है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर एप्लीकेशंस की बात करें तो वेब ब्राउजिंग के लिए आप यूज करते हो टीसीपी को, फाइल ट्रांसफर के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पॉप3 आईमैप वगैरह, फिर रिमोट लॉगिन जैसे एसएसएच टेलनेट, डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए, मैसेजिंग एप्स के लिए जहां पे डिलीवरी गारंटीड होनी चाहिए, ये सब जगह पे आप इसको यूज करते हो। एडवांटेजेस की बात करें तो रिलायबल डेटा डिलीवरी मिलती है, लॉस्ट पैकेट्स को रीट्रांसमिट फिर से भेज सकते हो आप, ऑर्डर डिलीवरी करा देता है आपके पैकेट्स की, फ्लो कंट्रोल यहाँ पे यूज किया जाता है तो रिसीवर पे ओवरलोड नहीं पड़ता, कंजेस्शन कंट्रोल भी होता है नेटवर्क कंजेस्शन हैंडल करने के लिए, और ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, एरर चेकिंग और रिकवरी यहाँ पे बिल्ट इन होती है। फिर आगे देखेंगे डिसएडवांटेजेस, ये यूडीपी से स्लोअर है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ओवरहेड कनेक्शन आपको एस्टैब्लिश करना है और उसको रिलीज करना है, यूडीपी में ये सब नहीं होता। लेटेंसी इसकी ज्यादा है, लेटेंसी मतलब टाइम इसको ज्यादा लगता है अक्नॉलेजमेंट और हैंडशेक के लिए, हैंडशेक की वजह से। फिर ज्यादा प्रोसेसिंग लगती है, कॉम्प्लेक्स हेडर है, टाइमर्स है, ट्रांसमिशन है। इसका जो हेडर का साइज होता है वो होता है, हेडर नहीं एक्चुअली पूरा हेडर प्लस डेटा 20 से 60 बाइट्स वेरिएबल होता है ये, और वो सीधा सीधा 8 बाइट का होता है यूडीपी, और ये सूटेबल नहीं है रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए जैसे गेमिंग या लाइव स्ट्रीमिंग। कौन सूटेबल है? ये सूटेबल है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसको यूज करते हो आप, ये कनेक्शन लेस है, अनरिलायबल है, और एक फास्ट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। टीसीपी जैसा नहीं है ये कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता, सीधा डेटा भेजा जाता है, और यहाँ पे कुछ आपको डिलीवरी की गारंटी नहीं मिलती, पैकेट्स डिलीवर हुए तो होंगे, नहीं हुए तो नहीं होंगे, एरर करेक्शन वगैरह जैसी भी चीजें मिलती है। फिर ये सिंपली डेटाग्राम भेजता जाता है एक होस्ट से दूसरे को मिनिमल ओवरहेड के साथ। रियल टाइम एप्लीकेशंस जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वॉइस कॉल्स, लाइव स्ट्रीमिंग, इनके लिए यूडीपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, यहाँ पे कुछ आपको कनेक्शन वगैरह सेटअप नहीं करना पड़ता, कोई हैंडशेक प्रोसेस नहीं, कुछ नहीं, पैकेट सीधा भेजे जा सकते हैं। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगा, वो आउट ऑफ ऑर्डर होंगे, डुप्लीकेट होंगे, या फिर पैकेट्स का लॉस भी हो सकता है। फिर उसके बाद अगला है अनरिलायबल डिलीवरी, कोई एक्नॉलेजमेंट्स नहीं होते, उसमें एक्नॉलेजमेंट होते हैं डेटा आपने भेजा तो वहां से रिस्पॉन्स आता है कि मुझे डेटा मिल गया, यहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, इसलिए डिलीवरी की भी कोई गारंटी नहीं है, अनरिलायबल डिलीवरी है। फास्ट और लाइट वेट है, ये इसकी खासियत है, क्योंकि टीसीपी लाइट वेट नहीं है, उसका वेट आई मीन उसका साइज जो है वो काफी ज्यादा होता है, मैंने अभी बताया आपको 20 से 60 बाइट्स के बीच में, इसका जो साइज है वो सिर्फ 8 बाइट्स होता है, और इसमें कुछ एरर रिकवरी नहीं, कुछ नहीं होती, उससे साइज काफी कम होता है, लाइट वेट होता है ये। और ये मैसेज ओरिएंटेड है, आप इसको डेटाग्राम को एक कंप्लीट पूरे मैसेज में भेजते हो, वो मैसेज में नहीं जाता टीसीपी, वो किस में जाता है, वो जाता है एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में, यहाँ मैसेज मिल जाएगा आपको। फिर कुछ फ्लो कंट्रोल या कंजेस्शन कंट्रोल कुछ नहीं रहता है यहाँ पे, तो कंजेस्शन हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर ये ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट दोनों को सपोर्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वन टू ऑल, मतलब एक होस्ट जो है बहुत सारे लोगों को कोई लाइव स्ट्रीम दिखा रहा है, टू ऑल, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। मल्टीकास्ट का मतलब होता है वन टू मेनी, कोई स्पेसिफिक लोग ही उसको ज्वाइन कर सकते हैं उसके लाइव स्ट्रीम को, कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है तो वो जो चाहता है ज्वाइन करे वही ज्वाइन कर सकते हैं, और ब्रॉडकास्ट में कोई भी ज्वाइन कर सकता है। पोर्ट नंबर यूसेज है इसमें, तो यूडीपी जो है सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स का इस्तेमाल करता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए। फिर वर्किंग की बात करें तो देखिए इसमें कुछ सिंक्रोनाइजेशन, कुछ फिनिश नहीं, कुछ नहीं, आपको रिक्वेस्ट आएगा और आप रिस्पॉन्स भेजोगे, बात खत्म। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गेमिंग और जो भी लाइव चीजें हैं वो सब में यूज किया जा सकता है। काफी सिंपल इसका डायग्राम दिखा सकते हो आप, रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स, बस यही चलता है यहाँ पे। फिर इसके आगे है यूडीपी हेडर फॉर्मेट। यहाँ पे हेडर फॉर्मेट तो इसका कितना आसान है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, 8 बाइट्स का हेडर होता है इसका, और बाकी तो डेटा। तो उसका कितना था, 20 टू 60 बाइट्स वेरिएबल था, वो ऑप्शनल फील्ड यूज करोगे आप वहां पे तो बहुत ज्यादा साइज हो जाएगा उसका। इसका तो सिंपल 8 बाइट्स है, जिसमें सोर्स पोर्ट आपका 16 बिट्स का होता है, 16 बिट्स मतलब 2 बाइट्स। फिर उसके बाद डेस्टिनेशन पोर्ट,
जहाँ पे आपको प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करनी है ना, तो जहां से जा रहा है उसके 16 बिट्स, जहाँ पे जाना है उसको उसके 16 बिट्स। फिर उसके बाद लेंथ, लेंथ दोनों की, हेडर डेटा सबकी मिला के लेंथ जितनी है यहाँ पे लिख दी जाएगी। और फिर उसके बाद चेकसम, कुछ भी एरर डिटेक्शन के लिए आप चेकसम का इस्तेमाल करते हो। डेटा करप्ट तो नहीं हुआ ट्रांसमिशन के टाइम पे, वो चेक करने के लिए चेकसम का यहाँ पे यूज किया जाता है। फिर एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, फिर रियल टाइम कम्युनिकेशन, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम, स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे यूट्यूब, आईपीटीवी वगैरह, और फिर ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब जो है यूडीपी को इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो काफी फास्ट और एफिशिएंट है, क्योंकि मिनिमल ओवरहेड है, लो लेटेंसी है, लेटेंसी बहुत कम होती है, इंस्टेंट इंस्टेंट आपको यहाँ पे डेटा जाता हुआ दिखेगा आपका। रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल है, ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकास्टिंग के लिए सूटेबल है, और स्मॉल हेडर साइज के साथ यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 बाइट है इसलिए काफी सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। फिर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये अनरिलायबल है, क्योंकि लॉस्ट पैकेट्स आपके रीट्रांसमिट नहीं हो सकते, गायब गए तो लॉस हो गया उनका, कुछ नहीं किया जा सकता। फ्लो या फिर कंजेस्शन कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, तो डेटा लॉस हो सकता है अगर नेटवर्क बिजी है तो। पैकेट्स का ऑर्डर भी यहाँ पे गारंटीड नहीं है। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल डंप दिया है, बस आपको उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन क्या है, टोटल लेंथ क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाएगी आपको। पहली बात तो इससे उसको कंपेयर करके देखो, जो हमने ये डायग्राम देखी थी, यहाँ पे 8 बाइट्स है हेडर के अंदर। सबसे पहले जो 2 बाइट है वो सोर्स पोर्ट के है, दूसरे 2 डेस्टिनेशन पोर्ट के, उसके बाद दूसरे 2 लेंथ के और चेकसम के। तो ये 2 2 2 2 आपको पता होने चाहिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे आप पता कर लोगे। तो पहली बात तो एक हेक्स मतलब कितने बिट्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनता है, और फिर उसके बाद 4 बिट्स मतलब 1 हेक्स। इस तरीके से, तो मतलब ये ई मतलब 4 बिट्स है, 2 मतलब 4 बिट्स है। अब यहाँ पे मुझे 8 बाइट लेने, 8 बाइट अगर लेने हैं तो ये देखिए ये 4 मिलके 8 बन गए, मतलब ये एक ही मतलब 1 बाइट है, तो मुझे 8 बाइट्स लेने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना मुझे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं उतना लूंगा, आगे का पूरा आपको इग्नोर करना है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। सो E2 A7 0 0 0 D 0 0 2 0 7 4 9 E। बस आपको इसमें से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए देखो। सबसे पहला जो इतना पार्ट है, क्योंकि ये तो आपको पता है ये 1 बाइट है, और 2 बाइट्स मतलब आपका सोर्स पोर्ट है, तो यहाँ पे ये आपका सोर्स पोर्ट है। फिर अगला वाला जो पार्ट है इतना, ये आपका डेस्टिनेशन पोर्ट है। और फिर ये जो अगला वाला पार्ट है ये क्या है, ये है टोटल लेंथ ऑफ डेटाग्राम। एंड लास्ट वाला जो पार्ट है ये क्या होने वाला है, ये आपका चेकसम है। लेकिन हमको चेकसम निकालने को नहीं बोला गया, हमको सिर्फ ये 3 चीजों को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि फाइंड आउट इन डेसिमल नंबर्स बोला है। तो आपको हेक्स को डेसिमल में कन्वर्ट करने आना चाहिए, नहीं आता तो बहुत ज्यादा आसान है। बस आपको क्या करना पड़ता है, ये जितने हैं ना उतने पावर से आपको उनको मल्टीप्लाई करते जाना पड़ता है। जैसा ये 1 2 3 4 है, तो आप क्या करोगे, इसको 16 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 16 टू द पावर 2 से, फिर 16 टू द पावर 1 से, और फिर 16 टू द पावर 0 से, या फिर लास्ट से हमेशा स्टार्ट करते जाओ, तो 16 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 16 टू द पावर 1 से, इसको 16 टू द पावर 2 से, और इसको 16 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करो। इस तरीके से आपको जो है डेसिमल वैल्यू आपकी देखने को मिलेगी। तो हम वही करते हैं अभी। E2 A7 बोला है ना, अब E की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू क्या है, तो हेक्स को डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, तो 0 से 9 की तो वैल्यू 0 से 9 ही होती है। अगर हेक्स में 0 लिखो तो डेसिमल में भी 0, हेक्स में 5 लिखो डेसिमल में 0, 9 लिखो, सेम है एग्जैक्टली। अब इसके आगे के, जैसा यहाँ पे A लिख दिया हेक्स में, तो A के लिए होता है 10, फिर B के लिए होता है 11, C के लिए होता है 12, D के लिए होता है 13, E के लिए होता है 14, और F के लिए होता है 15। इसके आगे कुछ नहीं। तो इनका यूज करके अभी हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या था, वो था E2 A7। तो पहले हमको सोर्स पोर्ट निकालने को बोला है ना, तो सोर्स पोर्ट हमको दिया हुआ है E2 A7, E2 A7। तो
तो E2A7 को आप कैसे करोगे, यहां से स्टार्ट करो और इंटू 0 करते जाओ, तो फिर ये 16 टू द पावर 0 1 2 3 हो जाएगा। और E के लिए क्या वैल्यू है, E के लिए 14 वैल्यू है। तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो ये देखिए 14, E के लिए मैंने 14 लिख दिया, और मैंने आपको बोला था इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 16 के क्यूब से, इसको 16 स्क्वायर, इसको 16 1, इसको 16 0, फिर 14 इंटू 16 क्यूब प्लस 2 इंटू 16 स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है 10, सो इट्स 10 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 16 टू द पावर 0। अभी इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे आपको सोर्स पोर्ट नंबर देखने को मिलेगा। अब मैं नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखता हूँ, विच इज गोइंग टू बी 58023। तो इस तरीके से आपको सोर्स पोर्ट नंबर तो पता चल गया। अभी अगला हमारा काम क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर निकालना, वो भी निकाल लेंगे, काफी आसान है वो भी। तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर निकालने के लिए डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, अगले मुझे वैल्यूज लेना पड़ेगा E2A7 के आगे की, 000D, तो 000D 0 इंटू 16 क्यूब प्लस 0 इंटू 16 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस D की वैल्यू ले लो 13 इंटू 16 टू द पावर 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज जस्ट 1, तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी 13 इंटू 1 एंड इट विल बी 13। तो यहाँ पे हमको डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या मिला 13, और ये मिल गया 58023। तो ये था आपका 58023 एंड देन अगला जो है वो है, अगली वैल्यू थी 13। सो आई होप आपको समझ आया होगा। दो चीजें तो हमने निकाल ली, तीसरी क्या चीज निकालनी है हमको, वो है टोटल लेंथ ऑफ यूजर डेटाग्राम। तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं। तीसरा है टोटल लेंथ ऑफ यूजर डेटाग्राम इज इक्वल टू, देखिए यहां तक ले लिया ना हमने, अब हमको ये वाला पार्ट चाहिए 0020 0020। तो इसको देखते हैं अभी, 0020 है तो 0 इंटू 16 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 16 टू द पावर 0, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा दैट वुड बी 2 इंटू 16, ये बचा हुआ बस 32। तो यहाँ पे टोटल लेंथ जो है आपकी यूजर डेटाग्राम की, वो भी यहाँ पे 32 आपको देखने को मिलेगी, 32 बाइट्स। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व। कुछ नहीं करना है, बस आपको हेक्साडेसिमल वैल्यूज उठाना है और उनको कन्वर्ट कर देना है डेसिमल के अंदर। अभी यहाँ पे 3 पूछे गए, चौथा भी पूछा जा सकता है कि चेकसम भी बता दो, तो सेम लॉजिक आप यूज करोगे चेकसम के लिए। एंड 6 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और बाकी का जो भी पार्ट है, देखिए 8 बाइट्स आपने लिए ना, 8 बाइट्स के आगे का जो भी पार्ट है इसको सीधा आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि उससे कुछ लेना देना नहीं है आपका। इतने डेटा पे से वैल्यूज निकाली जा सकती है। अब ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, क्या पूछा गया है देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस आपको डिटरमिन करना है कि आप इनके लिए टीसीपी यूज करोगे या यूडीपी यूज करोगे। चाहे तो आप वीडियो पॉज करो, खुद लॉजिक लगा के सोचो क्या यूज करोगे। सबसे पहला है फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर आपको करनी है तो फाइल सही से ट्रांसफर होना चाहिए, और यूजर सामने वाला जो भी आप जिसको ट्रांसफर कर रहे हो उसको भी वो पूरी मिलनी चाहिए फाइल, डेटा उसका। तो इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे टीसीपी का, क्योंकि यहाँ पे गारंटीड डिलीवरी होती है, सही से डिलीवरी होती है, इसलिए हम यूज करेंगे टीसीपी को। एंड टीसीपी एरर चेकिंग, रीट्रांसमिशन, ऐसी भी चीजें अलाउ करता है। फिर उसके बाद है रियल टाइम स्ट्रीम्ड वीडियो। अगर आपको देखना है तो रियल टाइम डेटा के लिए आप यूज करते हो यूडीपी। यूडीपी इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे क्योंकि फास्ट डिलीवरी हो जाती है हमारी, और ये लो डिले और कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन अलाउ करता है। फिर उसके बाद वेब ब्राउजिंग के लिए क्या यूज करोगे, वेब जब भी ब्राउज करते हो आपको रिसीवर से सही आउटपुट आना चाहिए, तो इसके लिए भी हम जो है टीसीपी का ही इस्तेमाल करेंगे।
फिर उसके बाद वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, अगर टेलीफोन कन्वर्सेशन कर रहे हो आप ओवर आईपी तो उसका भी अभी मैं क्या करूंगा, इसका मैं यूज करूंगा एक यूडीपी। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है तो आप यूडीपी यूज करते हो सीधा। फिर यूट्यूब वीडियो अगर है तो ये तो ऑब्वियसली टीसीपी में यूज होगा, क्योंकि इसका क्या लेना देना है इसके कंपैरिजन में। ये तो बस नॉर्मल वीडियो चलेगा और उसमें भी आपको बफरिंग देखने को मिलती है। बफरिंग का मतलब है वो आपको पूरा ही डेटा दिखाना चाहता है, तो वहां पे यूडीपी तो आप वैसा भी यूज नहीं करोगे अगर आपको पूरा पूरा डेटा दिखाना चाहता है, एक भी पैकेट्स मिस ना होना चाहता है। तो इस तरीके से आप कुछ एग्जांपल्स देते हुए इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नोट्स में ऑलरेडी इसके आंसर्स प्रेजेंट है। चलिए अभी ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं, टीसीपी और यूडीपी का। तो कनेक्शन टाइप की सबसे पहले बात करें तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है टीसीपी, और ये यूडीपी होता है कनेक्शन लेस। यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होता, सीधा डेटा भेजा जाता है। यहाँ पे पहले एक 3 वे हैंडशेक के बाद कनेक्शन सेटअप किया जाता है, फिर आपका डेटा जाता है। रिलायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे रिलायबल डिलीवरी मिलेगी आपको, एक्नॉलेजमेंट, सीक्वेंसिंग, रीट्रांसमिशन, वहां पे कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं, कुछ रीट्रांसमिशन नहीं, अनरिलायबल डिलीवरी होती है वहां पे। डेटा डिलीवर हुआ तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर फ्लो एंड कंजेस्शन कंट्रोल है यहाँ पे फ्लो कंट्रोल होता है, स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म, जैसा मैंने आपको बताया था। रिसीवर बोलता है मेरा विंडो इतना है, 4 पैकेट्स भेज सकते हो, तो फिर 4 भेजने के बाद वहां से एक्नॉलेजमेंट आता है, तो वो स्लाइडिंग विंडो है। और यहाँ पे क्या है, कुछ फ्लो नहीं, कुछ कंजेस्शन कंट्रोल नहीं, डेटा कैसा भी भेजा जा रहा है, रिसीवर की कैपेसिटी कैसी भी रहने दो, वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। डेटा ट्रांसमिशन जो है यहाँ पे एज अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स होता है, कुछ मैसेज बाउंड्रीज नहीं होती। यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है इंडिपेंडेंट डेटाग्राम्स के अंदर, मैसेज बाउंड्रीज सेट रहती है, अलग अलग डेटाग्राम्स में मैसेज जाता है। फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट्स और फिर रिट्रांसमिशन का यूज किया जाता है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया रिसीवर के एंड से तो मतलब डेटा रिसीव नहीं हुआ रिसीवर को, वो फिर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, तो फिर सेंडर डेटा रिट्रांसमिट कर देता है लॉस्ट या करप्टेड सेगमेंट्स के लिए। ये कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं यूज नहीं करता, एरर सीधा इग्नोर हो जाता है। यहाँ पे स्पीड की बात करें तो ये स्लो है, क्योंकि कनेक्शन सेटअप, रिट्रांसमिशन, एक्नॉलेजमेंट, इतनी सब चीजें हैंडल करनी पड़ती है। यूडीपी जो है ऑन दी अदर हैंड फास्ट है काफी, इसमें सेटअप कनेक्शन नहीं है, कुछ रिलायबिलिटी ओवरहेड नहीं है, इसलिए काम फास्ट कर देता है। हेडर साइज देखिए इसका 20 to 60 बाइट्स है, वेरिएबल है। इसका 8 बाइट्स है, विच इज सिंपल एंड लाइट वेट। ऑर्डरिंग ऑफ डेटा देखिए तो इंश्योर करता है ये कि डेटा ऑर्डर में जाना चाहिए, वहां पे ऑर्डर नहीं रहता, पैकेट्स आगे पीछे भी हो सकते हैं। सूटेबिलिटी देखिए इसकी, ये आप HTTPS, ईमेल, फाइल ट्रांसफर ऐसी जगहों पर यूज करते हो, जबकि यूडीपी का इस्तेमाल हम रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, लाइव वीडियो देखना, ऑनलाइन गेमिंग करना, डोमेन नेम सिस्टम, लाइव स्ट्रीमिंग, ये सब चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हम SCTP की। तो SCTP के बारे में मैंने जब सॉकेट का हमने वो वाला पार्ट देखा था सीक्वेंसिंग वाला, तो उसमें SCTP यूज होता है ऐसा हमने बात की थी। तो SCTP अब क्या करता है, TCP और UDP दोनों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन कर देता है। ये एक रिलायबल भी है और साथ ही साथ मैसेज ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। मैसेज ओरिएंटेड कौन होता है, UDP, रिलायबल कौन होता है, TCP। तो ये अब ये दोनों है, यहाँ पे आपको रिलायबल ऑर्डर डेटा डिलीवरी मिलती है और मैसेज ओरिएंटेड ट्रांसमिशन मिलता है, और बाकी के भी बहुत सारे स्ट्रीम्स जो यूडीपी जैसे मिलते हैं। एससीटीपी को टेलीकम्युनिकेशन सिग्नलिंग के लिए बनाया गया था, जैसे SS7 मैसेजेस को ट्रांसफर करना, सिग्नलिंग सिस्टम 7 मैसेजेस, वो टेलीफोन सिस्टम में वगैरह यूज किया जाता था पहले। जैसा मान लो अगर किसी ने किसी को कॉल किया तो फिर कॉल करना है तो ये SS7 उसको कनेक्ट करवा के देता था, पहले देखता था वो कि किसको कॉल करना चाह रहा है, फिर उसको जैसे ही वो आदमी मिल गया, मतलब जिसको वो कॉल कर रहा है, तो वो उससे कनेक्ट करवा देगा कॉल, तो वो SS7 का काम था। लेकिन अब इसको पहले उस रीजन के लिए यूज करते थे, लेकिन अब मल्टीपीडिया और रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए भी इसे यूज किया जा रहा है। तो इसका पैकेट फॉर्मेट भी बहुत आसान है, यहाँ पे एक सोर्स पोर्ट होगा और डेस्टिनेशन पोर्ट होगा, जैसा हमेशा सब में होता ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक वेरिफिकेशन टैग है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं पैकेट किसको बिलोंग करता है वो उसका करेक्ट एसोसिएशन पता करने के लिए। फिर उसके बाद चेकसम तो हमेशा होता है, एरर हैंडलिंग के लिए हम उसे यूज करते हैं। और अब यहाँ पे जो भी डेटा है ना वो चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कंट्रोल और डेटा इंफॉर्मेशन दोनों चीजें यहाँ पे चंक में होती है। और जो भी इसके इनेट और एक्नॉलेजमेंट, ये सारी चीजें ये भी चंक्स में है, डेटा एक जगह नहीं होता, डिवाइड कर दिया गया है डेटा, आप समझ सकते हो चंक के अंदर। ये एससीटीपी का पैकेट है। अभी हम बात करते हैं इसके कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो देखिए दिख तो रहा होगा आपको काफी सिमिलर, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मैं आपको अगर उसका बताऊं कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट टीसीपी का, तो उसमें क्या होता था, यहाँ से एक
सिंक्रोनाइजेशन का मैसेज जाता था कि इसको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। फिर यहां से एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ एक्नॉलेजमेंट जाता था। एक्नॉलेजमेंट इसलिए कि तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन का मुझे मैसेज आया, और फिर यहां से वापस ये भेजता है एक एक्नॉलेजमेंट कि हाँ तुम्हारा भी सिंक्रोनाइजेशन का मैसेज आया, और इस तरीके से जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कैसा था, अज्यूम करो कि ये कोई एक लड़का है और ये एक फ्रॉड आदमी है जो वेरियस फेक लड़कियों के अकाउंट्स बना के उसको मैसेज करता है। तो फिर क्या होता, ये इसको मैसेज करता एक लड़की के अकाउंट से, फेक अकाउंट बनाकर, फिर ये बेचारा उसको रिप्लाई देगा, और ये बहुत सारे अकाउंट बनाता जाएगा, बहुत सारे अकाउंट्स बनाएगा, और बस उसे ये जो सिंक्रोनाइज करना है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, ऐसा मैसेज करेगा। ये बेचारा है, ये सबको रिस्पॉन्स देगा। अब ये सबको रिस्पॉन्स देते रहेगा, और ये बस उसको डिस्टर्ब करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन के मैसेजेस डाल रहा है, क्योंकि जब ये मैसेज कर रहा है ये समझ के कि वो कोई लड़की है, वहां से तो इसको रिस्पॉन्स ही नहीं आता, वहां से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, ये बेचारा जितने भी इसको मैसेजेस आ रहे हैं सबको रिस्पॉन्ड करते जाएगा, और फिर वहां पे लास्ट में जो है उसमें कंजेस्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी और सर्वर क्रैश हो सकता है। लेकिन ये चीज बचाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रॉपर बनाया गया है एचटीटीपी के अंदर। यहाँ पे सर्वर है, क्लाइंट है, ये जो सर्वर है ना अभी एक्सपीरियंस्ड है, ये वाले काम यहाँ पे नहीं चलते। ये जो फ्रॉड अकाउंट बना के करने का मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, ये जब भेजता है पैकेट कि मुझे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, तो ये जो सर्वर है ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, ये भाव नहीं देता, क्योंकि इसको पता है ये फ्रॉड लोग हैं। पहले मुझे पता करना पड़ेगा एक्चुअल में कोई है क्या दूसरे साइड पे, अगर है तो फिर ठीक है, फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। तो फिर जैसे ये इनिट मैसेज आता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, जैसे इनिशियल सीक्वेंस, इनिट में इनिशियल सीक्वेंस नंबर्स होते हैं, और साथ ही साथ अवेलेबल स्ट्रीम्स जो है वो लिखे गए होते हैं। फिर यहां से ना ये एक इनिट एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं कि ये जिस तरीके से रिस्पॉन्स भेज देता है कनेक्शन एस्टैब्लिश करने, ये वैसा नहीं करता, इसको ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, ये बस एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है वापस कि हाँ तुम्हारा आया इनिट का मैसेज, बस। इसमें जैसे इनिशियल सीक्वेंस नंबर्स थे, इसके भी होते हैं, और साथ ही साथ वो एक कुकी ऐड करता है इसमें, और ये कुकी बस इसलिए भेजा जाता है क्योंकि यहां से वो कुकी का रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर सच में कोई है दूसरे साइड पे तो वहां से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा सर्वर को। फिर जैसे ही उसको ये कुकी का इको मिल रहा है, मतलब वापस सेम चीज, वो कुकी एग्जैक्टली सेम वापस भेजी जाती है यहाँ से। अगर इसने वो कुकी वापस भेज दी, मतलब हाँ ठीक है, अब ऑन दी अदर साइड दूसरा कोई है, कोई क्लाइंट एक्चुअल एक्सेस करना चाह रहा है, कुछ ऐसा। इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है सिंक्रोनाइजेशन फ्लडिंग। ये एक डॉस अटैक होता है जिसमें इस तरीके से अटैक किया जा रहा है सर्वर के ऊपर। तो ये जो सिंक फ्लडिंग है यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि फिर ये कुकी का रिस्पॉन्स आने के बाद ही आगे एक्नॉलेजमेंट होता है, और ये जैसे ही इसने वापस एक्नॉलेजमेंट भेजा तभी कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश होता है। तो इस तरीके से जो चीजें इसमें काम करती है। फिर अभी अगर एडवांटेजेस की बात करें तो रिलायबल और मैसेज ओरिएंटेड कम्युनिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मल्टीपल स्ट्रीम्स को सपोर्ट करता है। मल्टी होमिंग हो जाती है फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, मल्टी होमिंग प्रोवाइड की जाती है। मतलब देखिए मल्टी होमिंग का एक अगर सिंपल एग्जांपल दूं, मान लो आप आपका फोन यूज कर रहे हो, कोई यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो और आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड है। फिर जैसे ही वाईफाई चला जाता है आपका वीडियो नहीं रुकता, इंस्टेंटली आपका मोबाइल इंटरनेट डेटा को कनेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टी होम्स प्रेजेंट है। अगर कुछ क्रैश हुआ, जैसे वाईफाई चला गया, फिर भी आपका यूट्यूब का वीडियो ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि इंस्टेंटली डेटा को कनेक्ट कर दिया गया था। तो ये भी फॉल्ट टॉलरेंस के लिए यहाँ पे अवेलेबल होता है। फिर ये काफी सिक्योर है कनेक्शन सेटअप से, देन टीसीपी सिंक फ्लडिंग से रेजिस्टेंट है, जो मैं अब बोल रहा था। फिर ये टीसीपी का बेस्ट और यूडीपी का बेस्ट दोनों को मिक्स करके एचटीटीपी को यहाँ पे बनाया गया। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है टीसीपी यूडीपी से, ज्यादा इसको सपोर्ट नहीं किया जाता सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स या एप्लीकेशंस में, और इसको बहुत प्रोसेसिंग लगती है, जिसकी वजह से क्योंकि इसमें एडिशनल फीचर्स है रिलायबिलिटी, और साथ ही साथ इसमें फास्ट करने का जो काम है रियल टाइम के लिए वो भी ऐड किया हुआ है। एप्लीकेशंस की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन सिग्नलिंग SS7 ओवर आईपी, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग, वेब आरटीसी मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन, वेब पे आप जो भी कर रहे हो, वॉइस कॉल हो गया या फिर वीडियो कॉल हो गया, एनीथिंग, आरटीसी इज रियल टाइम कम्युनिकेशन। फिर कंट्रोल मैसेजेस का ट्रांसपोर्ट करना LTE और 5G नेटवर्क्स के ऊपर, ये सब एचटीटीपी के थ्रू किया जा सकता है। अब आते हैं हम आरटीपी के ऊपर, यह है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया है रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए, जैसे ऑडियो, वीडियो, VoIP और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
ये यूडीपी के ही ऊपर काम करता है, मतलब यूडीपी के जो फीचर्स है एग्जैक्टली है इसके पास, और साथ ही साथ बस एक दो फीचर्स ऐड किए गए। एचटीटीपी जैसा नहीं कि टीसीपी यूडीपी कंबाइन किया, ये यूडीपी ही है, बस इसमें थोड़े से और अच्छे फीचर्स है। तो मैकेनिज्म इसमें टाइमिंग, सीक्वेंस और डिलीवरी मॉनिटरिंग के लिए ऐड किया हुआ है, जो यूडीपी में नहीं होता। बाकी सारी यूडीपी जैसी सेम चीजें। ये इंश्योर करता है कि रियल टाइम डेटा जैसे साउंड, वीडियो वगैरह है सही से डिलीवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस भेजते जा रहे हो, कुछ डिलीवरी का ध्यान ही नहीं, डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ सीक्वेंसिंग का ध्यान नहीं, पैकेट्स वहां पे जा रहे हैं उल्टे सीधे कैसा भी, तो वो ना हो, इसलिए यहाँ पे चेक किया जाता है। ये आरटीपी की का फीचर है। मेन फीचर है रियल टाइम डेटा डिलीवरी। यहाँ पे जो भी डेटा है रियल टाइम में डिलीवर होगा, इंस्टेंटली डिलीवर होगा वहां पे। तो यहाँ पे टाइमली डिलीवरी है ज्यादा जरूरी, परफेक्ट एक्यूरेसी से। ये यूडीपी के ऊपर काम करता है, मतलब ये यूडीपी का इस्तेमाल करता है फास्ट ट्रांसमिशन के लिए, और उसके ऊपर क्या कर रहा है, ये टाइमिंग और सीक्वेंसिंग जैसे कुछ चीजें ऐड किए जाते हैं ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। फिर सीक्वेंस नंबर्स यहाँ पे ऐड कर दिए गए, हर पैकेट का एक सीक्वेंस नंबर होता है, जिससे लॉस्ट पैकेट्स आप डिटेक्ट कर सकते हो और उन्हें रिस्टोर कर सकते हो करेक्ट ऑर्डर में। फिर उसके बाद अगला है टाइम स्टैम्प्स। यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स होते हैं, जिस भी डेटा भेजा जा रहा है उसका टाइम स्टैम्प होगा, तो करेक्ट सिंक्रोनाइजेशन जो है वहां पे देखने को मिलेगा। फिर पेलोड टाइप में इधर आइडेंटिफाई किया जाता है मीडिया का टाइप क्या है। जैसे अगर ऑडियो कोडेक है तो ऑडियो के लिए होता है G.711, और अगर वीडियो है तो इसके लिए होता है H.264। फिर आगे अगर देखें सिंक्रोनाइजेशन सोर्स, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर मीडिया सोर्स को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, पार्टिसिपेंट्स के तरफ से अलग अलग चीजें होंगी, जैसा कैमरा से कुछ डेटा आ रहा है, किसी का माइक से कुछ डेटा आ रहा है, तो एग्जैक्टली सिंक्रोनाइजेशन का सोर्स क्या है उसको यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है एसएसआरसी के थ्रू। फिर लास्ट में मल्टीकास्टिंग सपोर्ट मिलता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, सबका आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। अभी अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग भी काफी आसान है, क्योंकि देखिए आरटीपी और आरटीसीपी, आरटीसीपी है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। अभी कंट्रोल प्रोटोकॉल रिसीवर और सेंडर दोनों के पास होता है, बस चेक करने के लिए कि चीजें जो भी है वो सही से डिलीवर हो रही है ना, क्वालिटी ट्रांसमिशन की मॉनिटर करने के लिए आरटीसीपी का यूज किया जाता है। आरटीपी में क्या है, बस ऑडियो वीडियो होगा, सेंडर से इंटरनेट की तरफ जा रहा है ताकि वो रिसीवर के पास पहुंचे। अब आरटीसीपी दोनों के पास है, सेंडर के पास भी है और रिसीवर के पास भी है, क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए। जिटर्स नहीं होने चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, पैकेट लॉस नहीं होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन रहनी चाहिए, इसलिए आरटीसीपी का इस्तेमाल किया जाता है। रिसीवर और सेंडर दोनों के एंड पे ये प्रेजेंट होता है, तो काफी सिंपल है। फिर अब अगर पैकेट फॉर्मेट की बात करें तो ये भी इसमें सारे पैकेट्स हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो वर्जन है, जो भी आप आरटीपी का वर्जन यूज कर रहे हो वो 2 बिट्स उसके होते हैं। फिर उसके बाद पैडिंग है, अगर आपने पैडिंग कहीं पे डाल के रखी है, बहुत पैडिंग का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था, तो यहाँ पे आप 1 इसको कर दोगे। फिर कुछ एक्सटेंशन यूज किए आपने तो भी 1 यहाँ पे यूज करोगे। फिर इसके बाद है CSRC, ये होता है कितने कंट्रीब्यूटिंग सोर्सेस है आपके पैकेट के अंदर, जिसके वजह से आपके डेटा में क्या क्या है, जैसे वीडियो है, ऑडियो है, वो जितने भी कंट्रीब्यूटिंग सोर्सेस है वो सब यहाँ पे लिखे जाएंगे। फिर ये मार्कर होता है जो मार्क करता है सिग्निफिकेंट इवेंट्स को, जैसा मान लो वीडियो एग्जैक्टली शुरू कहाँ से हो रहा है, जिस भी फ्रेम से वीडियो शुरू हो रहा होगा उस फ्रेम को यहाँ पे लिखा जाएगा, उसको मार्क किया जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद है अगला पेलोड टाइप, यहाँ पे फॉर्मेट और कोडेक जो है आपका वो लिखा जाता है। कोडेक मैंने आपको बताया था, ऑडियो के लिए कौन सा था, G.711, और वीडियो कोडेक हम यूज कर रहे थे H.264। फिर इसके बाद यहाँ पे है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर के अंदर ये हमेशा आरटीपी में इंक्रीमेंट होता जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस से भेज रहे हो ना आप पैकेट्स, तो एक पैकेट जाएगा उसका नंबर सीक्वेंस 1 होगा, फिर अगला जो जाएगा उसका सीक्वेंस नंबर 2 होगा, फिर अगला 3, ये हमेशा एक एक से इंक्रीमेंट होते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप पैकेट्स को आगे भेजते जाओगे। फिर यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी लिखा जाता है, ये सैम्पलिंग इंस्टेंट बताता है फर्स्ट बाइट का पैकेट के। मतलब मान लो 30 सेकंड का वीडियो अभी चला गया, फिर अगला 31 सेकंड से होगा तो उसका टाइम स्टैम्प, अगला अगर मान लो अगला और 30 सेकंड का है तो फिर अगला 1 मिनट 1 सेकंड से होगा उसका टाइम स्टैम्प। तो इस तरीके से इसमें चीजें होती है। फिर सिंक्रोनाइजेशन सोर्स के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया था, जो भी स्ट्रीम सोर्सेस आप यूज कर रहे हो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एसएसआरसी का यूज किया जाता है, ऑडियो वीडियो जो भी चीजें। और फिर यह है कंट्रीब्यूटिंग सोर्सेस, उस स्पेसिफिक डेटा के अंदर अभी क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसा मान लो कोई बोल रहा है वीडियो, उस वीडियो में कोई एक आदमी बोल रहा है तो उसकी आवाज, तो वो एक कंट्रीब्यूटिंग सोर्स है। फिर दूसरा पार्टिसिपेंट है उसकी आवाज वो कंट्रीब्यूटिंग सोर्स है। कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग सोर्स है उस मोमेंट पे। यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन सोर्स में
स्ट्रीम का सोर्स आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पे अभी एग्जैक्टली जो भी चीजें हैं उस डेटा में वो सब आइडेंटिफाई की जाती है। फिर उसके बाद ये आरटीपी का एक्सटेंशन है, अगर आपने इस्तेमाल किया तो, नहीं तो फिर ये ऑप्शनल है। और लास्ट में पेलोड में एक्चुअल डेटा जो आपको भेजना है, जो भी ऑडियो वीडियो भेजना है। एडवांटेजेस की बात करें तो रियल टाइम ट्रांसमिशन मिल जाता है ऑडियो वीडियो डेटा के लिए, सिंक्रोनाइजेशन रहता है मीडिया स्ट्रीम्स का यूजिंग टाइम स्टैम्प्स एंड सीक्वेंस नंबर। ये बढ़िया तरीके से काम करता है मल्टीमीडिया और कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन से। जब आपने इसको आरटीसीपी से यूज किया तो क्वालिटी मॉनिटरिंग और कंट्रोल फीडबैक यहाँ पे मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, डिसएडवांटेजेस क्या है? कुछ बिल्ट इन मैकेनिज्म नहीं है एरर रिकवरी का यहाँ पे, फ्लो कंट्रोल का। ये पूरा यूडीपी के ऊपर रिलाई करता है और इसमें चेकसम वगैरह होते हैं बट उतना तो नहीं है, प्रॉपर फ्लो कंट्रोल तो नहीं होता। फिर उसके बाद ज्यादा ओवरहेड है आरटीपी हेडर इंफॉर्मेशन की वजह से, और ये आरटीसीपी इसको लगता है हैंडल करने के लिए, अकेला आरटीपी मैनेज नहीं कर सकता। नेटवर्क फीडबैक क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए आरटीसीपी की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशंस देखिए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे जूम, गूगल मीट वगैरह पर, लाइव ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग और इंटरनेट टेलीविजन विच इज आईपीटीवी, ये सब एप्लीकेशंस हैं। अभी अगला टॉपिक है कंजेस्शन। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज कंजेस्शन, एक्सप्लेन हाउ अ कंजेस्शन इज ऑकर्ड, फिर हाउ कैन यू कंट्रोल द कंजेस्शन। तो कंजेस्शन सबसे पहले होता क्या है? वो होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, जब नेटवर्क के रिसोर्सेज जो चाहिए, मतलब नेटवर्क की जो डिमांड है, मुझे जो रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है, तो उससे पैकेट डिले, लॉस और परफॉर्मेंस आपका रिड्यूस हो सकता है। सिंपल टर्म्स में, जब आप बहुत ज्यादा पैकेट्स मतलब समझ लो अवेलेबल है नेटवर्क के अंदर, राउटर स्विचेस ओवरलोड हो जाते हैं, वो उतने ज्यादा पैकेट्स नहीं ट्रांसफर कर सकते, तो इससे ट्रैफिक जैम हो जाता है डेटा ट्रांसमिशन में। कॉजेस देखिए तो सबसे पहला है हाई डेटा ट्रैफिक। इसके अंदर जब वही लिखा है कि अगर मान लो बहुत सारे सोर्सेस हैं जो डेटा भेज रहे हैं, तो टोटल डेटा रेट जो है वो एक्सीड कर जाता है नेटवर्क के बैंडविड्थ को, और वहां पे ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है क्योंकि बहुत डेटा है, बहुत ट्रैफिक है, सिंपल वर्ड्स। फिर उसके बाद इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, रास्ता छोटा है और गाड़ियां बहुत हो रही है, वहां बैंडविड्थ उस नेटवर्क की बहुत छोटी सी है, नेटवर्क लिंक्स की उतनी कैपेसिटी नहीं है ट्रैफिक हैंडल करने की, तो फिर कंजेस्शन होने वाला है। फिर बफर ओवरफ्लो हो जाता है राउटर्स पे, अगर सेंडर ने बहुत ज्यादा डेटा भेज दिया, बफर भी ओवरफ्लो कर गया, बफर में ऑलरेडी डेटा था वो भी ओवरफ्लो कर देता है, तब भी आपके पैकेट्स लॉस होते हैं, कंजेस्शन होता है। न्यू पैकेट्स जो भी आ रहे हैं वो सब डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। और उसके बाद स्लो या ओवरलोडेड रिसीवर्स, अगर रिसीवर इंस्टेंटली जो भी डेटा आ रहा है उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, पूरा नेटवर्क में पैकेट्स भर के रहने वाले और फिर ओवरलोड हो जाएगा डेटा। फिर रीट्रांसमिशन होता है पैकेट लॉस की वजह से। अब देखिए, पैकेट का लॉस हुआ, ये रीट्रांसमिशन करेगा इंस्टेंटली, और इस तरीके से रीट्रांसमिशन करने से तो और ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है क्योंकि आप फिर से वही चीज भेज रहे हो। फिर लॉन्ग क्यूज और डिलेज, तो इसी वजह से लंबे लंबे क्यूज बन जाते हैं, पैकेट डिले की वजह से पैकेट पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो बहुत सारे पैकेट रुके हुए हैं कि रिसीवर के पास पहुंचना है, इससे लंबे क्यूज बन जाते हैं। और फिर नेटवर्क टोपोलॉजी इश्यूज, नेटवर्क अच्छे से नहीं बनाया गया है, कहीं पे आपने अच्छा प्रॉपर बनाया है और कुछ कुछ लिंक्स जो है बॉटलनेक लिंक्स है, मतलब बैंडविड्थ कम है उनका दूसरे लिंक से, तो अगर उधर प्रॉब्लम हुआ तो आपके पूरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाता है, कोई स्पेसिफिक एक टोपोलॉजी खराब बनाने की वजह से। कंजेस्शन कंट्रोल मतलब अब ये वो टेक्निक्स है जिससे आप कंजेस्शन रिड्यूस करोगे। तो देखते हैं क्या क्या टेक्निक्स है। इसमें दो टाइप की टेक्निक्स होती है, एक होती है ओपन लूप। ओपन लूप के अंदर आप क्या करते हो, पहले ही प्रिवेंट करते हो कि कंजेस्शन हो ही ना, पहले से ही ध्यान रखते हो। क्लोज लूप में क्या है, कंजेस्शन आप होने देते हो, फिर देखते हो अभी कंडीशन कैसी है और फिर उसको ठीक करते हो। तो देखते हैं ओपन लूप एग्जैक्टली होता क्या है। तो ओपन लूप कंजेस्शन कंट्रोल जो है ये प्रिवेंशन होता है। इसमें आप प्रिवेंट करने पे फोकस करते हो कि होना ही नहीं चाहिए, वो कंजेस्शन होने के पहले ही ध्यान देते हो। ये फीडबैक वगैरह कुछ यूज नहीं करता नेटवर्क से, पहले ही ये वो करके रखता है कि नहीं कंजेस्शन होने ही नहीं देना है हमको, और ये प्री डिफाइंड पॉलिसीज और रूल्स के ऊपर काम करता है। तो कॉमन टेक्निक्स है इसके अंदर, ट्रैफिक शेपिंग, पहले ही आप ट्रैफिक का जो है शेप सही से करके रखते हो। कुछ एल्गोरिथम्स का यहाँ पे यूज किया जाता है, जैसा एक एल्गोरिथम होता है लीकी बकेट, और फिर दूसरा है टोकन बकेट। लीकी बकेट सिंपल वर्ड्स में ऐसा है, देखिए अगर मान लीजिए कोई एक बकेट है, उसके अंदर एक छोटा सा होल है जिसमें अगर पानी डालोगे उस बकेट में, उस बकेट से पानी लीक होगा। तो अब वो जब होल से पानी जा रहा है ना, वो एक स्टेबल तरीके से जाने वाला है, एक लीनियर तरीके से जाएगा, ऐसा नहीं कि
कम ज्यादा वगैरह, आप जितना भी पानी डालो वो उस जितना उसका लीक है, जितना होल है उसका, उसमें से पानी जाता रहेगा। मान लो आपने बहुत ज्यादा पानी डालना चालू किया तो उसमें से तो उतना ही पानी जाएगा पहले जितना जा रहा था, लेकिन अगर आप बकेट भर दोगे तो फिर ओवरफ्लो होना चालू होगा पानी। तो अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो यही जो है आपके पैकेट्स डिस्कार्ड हो रहे हैं सारे, और जो होल है उसके अंदर से पानी जा रहा है तो वो पैकेट्स आगे आगे डिलीवर हो रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। तो वो एल्गोरिदम को देखते हुए किया जाता है, वो एल्गोरिदम यूज करते हो आपकी वो ट्रैफिक उस तरीके से आपको शेप करना है। फिर उसके बाद अगला है टोकन बकेट। टोकन बकेट में क्या होता है, आप टोकन्स देते हो जब भी कुछ भी पैकेट्स भेजना है। तो जैसा मुझे अगर बकेट में पानी डालना है तो मैं पहले टोकन दूंगा। अगर मेरे पास बहुत सारे टोकन्स हैं तो मैं बहुत सारे डेटा एक साथ भेज सकता हूँ, फिर मेरे पास टोकन खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं नहीं भेज पाऊंगा, और फिर मैं एक टोकन देके उतना डेटा भेज सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा डेटा नहीं भेजा जा सकता सब लोगों की तरफ से। कोई ही भेजेगा जिसके पास बहुत टोकन्स है, जिसके पास टोकन्स नहीं है उसको रुकना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे डेटा भेज दिया, फिर मेरे पास टोकन्स खत्म हो जाएंगे, अब मैं डेटा नहीं भेज सकता। तो ऐसा टोकन बकेट का है। फिर उसके बाद एडमिशन कंट्रोल। एडमिशन भी कैसा होता है, अभी आप कॉलेज एडमिशन जाते हो, अगर ऑलरेडी वहां पे सीट्स नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलता। एग्जैक्टली यहाँ पे भी अगर पैकेट्स ऑलरेडी भरे पड़े हैं, जगह ही नहीं है वहां पे, तो फिर वो पैकेट्स डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, नहीं नहीं आ सकते, बाद में आना। फिर उसके बाद रिजर्वेशन आप ऑलरेडी रिसोर्स करके रखते हो कि ये पैकेट्स के लिए इतने आपको लगने वाले, मतलब आप एक बैंडविड्थ फिक्स कर देते हो जिससे आपका जो डेटा है वो पैकेट लॉस नहीं होगा, कंजेस्शन में नहीं गिरेगा। फिर आगे है, अभी अगला है क्लोज्ड लूप कंजेस्शन कंट्रोल। यहाँ पे डिटेक्शन और रिकवरी होती है, पहले वाले में प्रिवेंशन था, अब यहाँ पे कंजेस्शन डिटेक्ट किया जाता है होने के बाद, और फिर उसको रिजॉल्व किया जाता है उस नेटवर्क का फीडबैक लेके जहां पे कंजेस्शन हो गया। सेंडर फिर एडजस्ट कर देता है उसके डेटा को कि नहीं यहाँ पे कंजेस्शन हो रहा है, अभी डेटा स्लो भेजेंगे, जैसे जैसा उसको फीडबैक मिलता है उसके बेसिस पे राउटर्स वगैरह से। फिर कॉमन टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे है बैक प्रेशर, चोक पैकेट, और टीसीपी कंजेस्शन कंट्रोल। तो बैक प्रेशर में राउटर्स एक सिग्नल भेजते हैं अपस्ट्रीम कि पैकेट ट्रांसमिशन थोड़ा सा स्लो करो, उतना ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद चोक पैकेट है, ये भी सेम, राउटर एक चोक मैसेज भेजता है सेंडर को कि डेटा रेट रिड्यूस कर दो थोड़ा सा। फिर उसके बाद टीसीपी का कंजेस्शन कंट्रोल, इसमें कुछ एल्गोरिदम्स आप यूज करते हो, जैसा स्लो स्टार्ट, हमने स्टार्टिंग में देखा था, स्लो स्टार्ट कर दिया कि एकदम से डेटा नहीं भेज रहे हो आप शुरुआत होने के बाद ही, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करते हो। फिर कंजेस्शन अवॉइडेंस, फास्ट रीट्रांसमिट, अगर कुछ पैकेट लॉस हुआ इंस्टेंटली उसे भेज दो, और फास्ट रिकवरी करो, पूरा रीसेट करने से अच्छा आपका पूरा नेटवर्क, आप फास्ट रिकवरी करने की कोशिश करो। तो ये कुछ टीसीपी कंजेस्शन कंट्रोल में देखा था। फिर अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस की। ये सेट ऑफ टेक्निक्स हैं जिससे आप नेटवर्क ट्रैफिक मैनेज कर सकते हो अलग अलग प्रायोरिटी लेवल्स के लिए, कि क्वालिटी आपकी नहीं जानी चाहिए उस स्पेसिफिक प्रायोरिटी के लिए। जैसा रियल टाइम एप्लीकेशन है, वॉइस वीडियो स्ट्रीमिंग, उनको कम डिले मिले, हाई रिलायबिलिटी मिले, तो कुछ ऐसी चीजें उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। आप जो भी डेटा भेज रहे हो उसमें आप प्रायोरिटाइज करते हो कि ये डेटा को पहली प्रायोरिटी दो, ये पहले डिलीवर करो, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो इस तरीके से जो हाई प्रायोरिटी आइटम्स है आपके, वो तो अच्छे से डिलीवर होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स चार टाइप के होते हैं इसमें। सबसे पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब ये इंश्योर करता है पैकेट्स डेस्टिनेशन पे पहुंच जाने चाहिए विदाउट लॉस और एरर्स। ठीक से सब चीजें रिलायबल होनी चाहिए। अगर आपके फाइल ट्रांसफर, बैंकिंग ऐसे एप्लीकेशन है तो रिलायबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। फिर उसके बाद अगला जो है वो है डिले। डिले मतलब लेटेंसी। डिले जितना कम रहेगा, लेटेंसी जितनी कम रहेगी, उतना स्मूथ आपका रियल टाइम कम्युनिकेशन होगा। लो लेटेंसी या फिर लो डिले से काम आपका अच्छा होगा। फिर उसके बाद जिटर है। जिटर का मतलब होता है जब पैकेट डिले हो रहा है ना, उसमें भी वेरिएशन होता है। मतलब मान लो जिटर का ऐसा मतलब नहीं है कि स्लो जा रहा है डेटा, उसका मतलब है कि कभी स्लो जा रहा है, फिर कभी फास्ट जा रहा है, फिर कभी बहुत ही स्लो जा रहा है। ये जो वेरिएशन होता है ना डिले के अंदर, उसको जिटर कहा जाता है। मिनिमम जिटर होना चाहिए, नहीं तो वॉइस वीडियो कॉल्स आपके अच्छे से नहीं चलने वाले। फिर उसके बाद है बैंडविड्थ। ये डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी है जो नेटवर्क की होगी, जितनी अच्छी आप बैंडविड्थ रखोगे उतना अच्छे से डेटा फ्लो किया जा सकता है वहां से। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वालिटी ऑफ सर्विस के, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर इसके बाद आगे देखते हैं टेक्निक्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस। पहला तो है शेड्यूलिंग। एक प्रॉपर आपको शेड्यूल बनाना है कि कौन से पैकेट्स को पहले भेजना है और कौन ज्यादा प्रायोरिटी में हाई है। इसमें आप कॉमन मेथड्स कुछ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करते हो, फिर प्रायोरिटी क्यूइंग यूज करते हो, और दूसरा जो है वेटेड फार क्यूइंग यूज किया जाता है। तो इससे प्रायोरिटाइज करते हो आपके डेटा को।
फिर उसके बाद ट्रैफिक शेपिंग, ट्रैफिक का शेप किया जाता है, जो भी आउटगोइंग ट्रैफिक है उसका फ्लो रेट यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। पैकेट्स आपके एक स्टेडी रेट पे जाना चाहिए, जो है ऐसा फास्ट जा रहा है, स्लो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे लीकी बकेट एल्गोरिदम में उसमें क्या बोला गया, बहुत ज्यादा पानी भर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, पानी ओवरफ्लो करने लगेगा। तो आपको ध्यान देना है, आपका पानी ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए, वो करेक्ट स्टेट पे वो होना चाहिए कि वो ओवरफ्लो भी नहीं होगा और अब और फास्ट आप जा भी नहीं सकते। फिर उसके बाद रिसोर्स रिजर्वेशन, ऑलरेडी बैंडविड्थ रिजर्व करके रखो जितना डेटा आपको लगने वाला है उसके लिए, सर्टेन एप्लीकेशंस वगैरह के लिए। तो यहाँ पे गारंटीड डेटा और रिड्यूस डिले आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे यूज किया जाता है आरएसवीपी का। आरएसवीपी का मतलब होता है रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। अब है एडमिशन कंट्रोल। एडमिशन कंट्रोल मतलब देखो डेटा फ्लो एक्सेप्ट होने के पहले कि ऑलरेडी वहां पे जगह है क्या, अगर इनफ रिसोर्सेस है तभी डेटा भेजा जाएगा, नहीं तो फिर अगर उसमें ऑलरेडी भरा हुआ है डेटा तो आप भेजोगे तो वैसे भी नहीं पहुंचने वाला। तो एडमिशन कंट्रोल आपको देखना है, तो इससे भी क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन रहती है। फिर ट्रैफिक पॉलिसिंग, यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो मॉनिटर किया जाता है, और अगर मान लो कोई ज्यादा पैकेट्स हो गए तो उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा या उन्हें डिले कर दिया जाएगा ताकि अच्छे से नेटवर्क चलता रहे। फिर उसके बाद डिफरेंशिएटेड सर्विस है अगले। अब ये क्लासिफाई करते हैं पैकेट्स को सर्विस लेवल के अंदर, हाई, मीडियम, लो प्रायोरिटी के अंदर, डीएससीपी वैल्यूज का यूज करके। तो ये पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स का यूज करते हो आप डीएससीपी, जिससे प्रायोरिटाइज किया जाता है हाई, मीडियम, लो इनके अंदर डिफरेंशिएटेड सर्विसेज का यूज करके। तो जैसी प्रायोरिटी है उसको बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलेगा। फिर इंटीग्रेटेड सर्विस, डिफ सर्विस जैसा इंटसर्व, ये एंड टू एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस देता है रिसोर्सेस रिजर्व करके डेटा फ्लो के लिए। यहाँ पे आरएसवीपी का यूज किया जाता है रिजर्व करने के लिए डेटा। फिर आगे अभी हम ना डिफरेंशिएटेड सर्विसेज को थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं। तो ये एक क्वालिटी ऑफ सर्विस मॉडल है जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज किया जाता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ सर्विस देने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक को। जो रियल टाइम कम्युनिकेशन है, वीडियो कॉल है, उसको आप हाई प्रायोरिटी में रख दोगे तो उसको अच्छे से मिलेगा डेटा। कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, उसको आप लो प्रायोरिटी पे रखोगे तो हाई प्रायोरिटी एप्लीकेशन जैसा वॉइस, वीडियो, रियल टाइम कम्युनिकेशन, इनको बेहतर सर्विस मिलनी चाहिए नॉर्मल ट्रैफिक जैसा ईमेल, फाइल ट्रांसफर वगैरह। मेन कॉन्सेप्ट अगर डिफरेंशिएटेड सर्विसेज का देखें तो ये सारे आईपी पैकेट्स को इक्वली ट्रीट नहीं करता। डिफ सर्व उन्हें क्लासिफाई कर देता है और उनके ट्रैफिक को बेस्ड ऑन प्रायोरिटी मैनेज करता है। जहां पे ज्यादा प्रायोरिटी है उनको पहले भेजा जाएगा। हर पैकेट को एक डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट डीएससीपी की वैल्यू दी जाती है। वो वैल्यू से पता चलता है कि ये हाई प्रायोरिटी है या मीडियम है या फिर लो प्रायोरिटी है। वो फास्ट जाना चाहिए या फिर लो डिले होना चाहिए, हाई रिलायबिलिटी होनी चाहिए, किस पे से समझेगा, ये डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट पे से। अभी बात करते हैं डिफरेंशिएटेड सर्विसेज की वर्किंग की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे होस्ट है, यहाँ पर भी होस्ट है, यहाँ से डेटा भेजा जाएगा, यहाँ पे वो एक्सेप्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफ सर्व डोमेन है जो पूरा काम करता है डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट लगाने का। तो फिर उन्हें कुछ कोड पॉइंट दिया जाएगा जिसके बेसिस पे प्रायोरिटी डिसाइड की जाएगी। हाई प्रायोरिटी डेटा है तो पहले भेजा जाएगा, लो प्रायोरिटी है तो आराम से भेजा जाएगा। वो सारी चीजें यहाँ पे होगी और होस्ट को डिलीवरी मिल जाएगी डेटा की। तो देखिए सबसे पहले डेटा जाता है एज राउटर के पास। एज राउटर का काम होता है ये डीएससीपी उसके ऊपर लिख देना कि ये जो डेटा है, जैसा अगर वीडियो है, रियल टाइम वीडियो है तो इसकी हाई प्रायोरिटी है, इसको पहले भेजना पड़ेगा। फिर कोर राउटर्स तो सादे राउटर्स है जो बस डेटा को भेजते जाएंगे। और एज राउटर जो है दूसरा काम ये भी करता है कि वो ट्रैफिक पॉलिसिंग और शेपिंग करता है ताकि डेटा पूरे नेटवर्क पॉलिसीज को फॉलो करते हुए चले। बस इतना ही है एज राउटर का काम। और कोर राउटर का तो है बस जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे ये प्रायोरिटी के हिसाब से उसको आगे भेजेगा और लास्ट में होस्ट के पास पैकेट्स पहुंच जाएंगे। सिंपल। डीएस फील्ड है, तो जो ये डीएस फील्ड होती है ना, ये प्रेजेंट होती है आईपी हेडर के अंदर। जो आईपी का हेडर है उसमें ओल्ड टाइप ऑफ सर्विस फील्ड जो थी, मतलब ये टाइप ऑफ सर्विस फील्ड जो थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है डीएस फील्ड के साथ। ये 8 बिट्स लॉन्ग है जिसमें 6 बिट्स आपके डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट के होंगे जो क्लास ऑफ सर्विस डिफाइन करेगा कि हाई है, लो है, जो भी है। और फिर 2 बिट्स एक्सप्लिसिट कंजेस्शन नोटिफिकेशन के लिए होता है। वहां से नोटिफिकेशन आएगा कि कंजेस्शन हो रहा है, थोड़ा पैकेट्स आराम से भेजो, तो उसके लिए 2 बिट्स है, कंजेस्शन कंट्रोल में यूज करते हो। फिर 2 टाइप के यहाँ पे, अच्छा 3 टाइप के जो है पर हॉप बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो है एक्सपेडिटेड फॉरवर्डिंग। हाई प्रायोरिटी लो लेटेंसी के लिए एक्सपेडिटेड फॉरवर्डिंग का यूज किया जाता है, मिनिमल डिले और यहाँ पे जिटर होता है। फिर उसके बाद दूसरा है अश्योर्ड फॉरवर्डिंग। यहाँ पे अलग अलग लेवल्स के अश्योरेंस दिए जाते हैं।
मेन तो यही है, हाई प्रायोरिटी के लिए एक्सपेडिटेड फॉरवर्डिंग, सीधा वो डेटा भेजना है, दूसरा कुछ लेना देना नहीं। इसको अब आप क्लासेस में डिवाइड करते हो अलग अलग अश्योर्ड फॉरवर्डिंग के। और फिर लास्ट है बेस्ट एफर्ट, मतलब एफर्ट लगाएंगे, देखेंगे हुआ हुआ डिलीवर, मतलब डिलीवर तो करना है आपको, लेकिन ये सब में इसकी लो प्रायोरिटी होती है। पैकेट्स को कोई प्रायोरिटी के बगैर भेजा जाता है कि इन पे बेस्ट एफर्ट लगाना है, लेकिन इन पे आप प्रायोरिटी लगाते हो कि नहीं, इनको पहले भेजना है आपको। अश्योर्ड फॉरवर्डिंग में अलग अलग लेवल्स होते हैं, और एक्सपेडिट में तो सीधा आपको मेन हाई प्रायोरिटी उसको दी जाती है। फिर एडवांटेजेस है कि स्केलेबल है, लार्ज नेटवर्क्स में अच्छे से काम करेगा, फ्लेक्सिबल है मल्टीपल सर्विस लेवल्स पे, एफिशिएंट है, कोर राउटर्स पैकेट्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं, फास्ट हैंडल कर सकते हैं डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट मार्क्स का यूज करके। फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस भी आपको अच्छी मिलती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रैफिक यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है, जैसे वीडियो कॉल्स वगैरह, उनको हाई प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। डिसएडवांटेजेस है कि कुछ एंड टू एंड गारंटी नहीं होती, अगर दूसरे डोमेन्स डिफ सर्व को जो है सपोर्ट ही नहीं करते, वहां पे आप प्रायोरिटी लिख के भेज रहे हो लेकिन उसको पता ही नहीं है प्रायोरिटी क्या रहती है, कोड पॉइंट क्या होता है डिफरेंशिएटेड सर्विस का। तो दोनों गारंटी, दोनों जो है इसको सपोर्ट करना चाहिए डिफरेंशिएटेड सर्विस को। कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है लार्ज नेटवर्क्स के लिए, और नेटवर्क पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है, और एक्यूरेट ट्रैफिक क्लासिफिकेशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, इसलिए एक डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशंस देखिए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और रियल टाइम मल्टीमीडिया, फिर एंटरप्राइज एंड आईएसपी ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सब चीजों के लिए इसे यूज करते हो आप। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा टीसीपी एंड यूडीपी फॉर वायरलेस नेटवर्क्स। अभी जो भी टीसीपी यूडीपी देखा हमने वो वायर्ड नेटवर्क्स के लिए था। तो वायरलेस नेटवर्क में क्या होता है, ट्रांसमिशन रेडियो वेव्स के थ्रू होता है, फिक्स्ड केबल से नहीं होता। और जो टीसीपी है उसको ओरिजिनली वायर्ड केबल्स के लिए डिजाइन किया हुआ है। तो ये यूनिक चैलेंजेस तब फेल करता है जब यहाँ पे वायरलेस एनवायरनमेंट के अंदर हायर एरर रेट्स होते हैं, मोबिलिटी होती है, वेरिएबल बैंडविड्थ होता है। तो अभी दोनों को देखते हैं वन बाय वन, टीसीपी को भी और यूडीपी को भी। तो टीसी वायरलेस नेटवर्क में देखेंगे, तो इसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले तो टीसीपी का नेचर। टीसीपी एक रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। वो अज्यूम करता है कि जो भी पैकेट लॉस हो रहा है वो कंजेस्टन की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं तो रिलायबल हूं, मैं तो कनेक्शन ओरिएंटेड भी हूं, इतना सब अच्छा होने के बावजूद क्यों हो रहा है पैकेट लॉस? एक ही रीजन हो सकता है, कंजेस्टन हो रहा है नेटवर्क में, नेटवर्क की एबिलिटी नहीं है मुझे हैंडल करने की, ऐसा टीसीपी को लगता है। लेकिन वायरलेस में वैसा नहीं होता। वायरलेस में पैकेट लॉस, सिग्नल फेडिंग, इंटरफेरेंस, हैंडओवर बिटवीन बेस सिचुएशंस, ये रीजन से भी हो सकते हैं। इसको तो लग रहा है बस कंजेस्टन से हो रहा है, तो कंजेस्टन हैंडल कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी ये सब चीजों का उसमें हैंडल करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, और इसके वजह से टीसीपी अननेसेसरीली जो है स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि उसको लग रहा है कंजेस्टन से हो रहा है, लेकिन कंजेस्टन से नहीं हो रहा, वो दूसरे रीजन से हो रहा है। उसको लग रहा है कंजेस्टन से हो रहा है और वो स्लो कर ले रहा है खुद को। तो ये रीजन था। अभी हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स इन टीसीपी ओवर वायरलेस नेटवर्क। सबसे पहला है हाई बिट एरर रेट। वायरलेस लिंक्स एरर प्रोन होते हैं इंटरफेरेंस और वीक सिग्नल से, और टीसीपी उसको ये गलत समझ लेता है कि वो कंजेस्टन की वजह से हो रहा है, लेकिन कंजेस्टन का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, वीक सिग्नल्स इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम है। तो फिर टीसीपी क्या करेगा, ये तो कंजेस्टन हो रहा है, और फिर वहां पे रिट्रांसमिशन, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में का विंडो रिडक्शन कर देगा, वो रिसीवर को कम डेटा चाहिए शायद ऐसा समझ के, लेकिन वो रीजन था ही नहीं कभी। तो यहाँ पे हाई बिट एरर रेट हो जाती है। फिर मोबिलिटी और हैंडओवर, इसमें बोला गया है कि अगर कोई मोबाइल यूजर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है तो उसका सेल टॉवर चेंज होगा, और जब ये सेल टॉवर का हैंडओवर डिले हो रहा है तो उस पॉइंट पे भी टीसीपी को ऐसा लगता है कि पैकेट लॉस हो रहा है शायद, और वो पैकेट लॉस है तो फिर पैकेट्स को स्लो स्लो भेजना चालू करता है। लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, यहाँ पे दूसरा कुछ प्रॉब्लम था हैंडओवर डिले का। तो फिर अगेन डेटा आपका सही से नहीं जाता। फिर उसके बाद वेरिएबल बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ कम ज्यादा होती है वायरलेस नेटवर्क में, वो कुछ वायर से कनेक्टेड नहीं है, डिस्टेंस चेंज हो सकता है, बीच में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स भी टीसीपी अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाता, और वो उसी के जो भी चीजें हैं करने लग जाता है, उससे ओवरलोड होगा, फिर अंडर यूटिलाइजेशन होगा नेटवर्क का। फिर एक्नॉलेजमेंट डिलेज। वायरलेस नेटवर्क्स हाई लेटेंसी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से टीसीपी का एक्नॉलेजमेंट बेस्ड कंट्रोल स्लो हो जाता है। सेंडर के पास से डेटा गया, वहां से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, आने में बहुत टाइम लग रहा है, फिर जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा ये डेटा भेजेगा नहीं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं वायरलेस नेटवर्क में। अब इंप्रूवमेंट्स क्या किए गए देखिए, कुछ टेक्निक्स बढ़ाए गए इसमें, जैसा इसमें एक है टीसीपी रेनो और न्यू रेनो। यहाँ पे कुछ इंप्रूव्ड एल्गोरिदम्स लिखे गए हैं, जिससे लॉसेस को डिटेक्ट और रिकवर करना थोड़ा सा फास्ट और आसान हो जाता है। फिर उसके बाद है स्नूप प्रोटोकॉल। इसको बेस स्टेशन पे यूज किया जाता है, लॉस्ट पैकेट्स को लोकली रिट्रांसमिट किया जाएगा, सेंडर का कुछ लेना देना नहीं है। बेस स्टेशन से ही डायरेक्टली अगर ऐसा लग रहा है पैकेट लॉस हो रहा है, वो खुद ही भेज देंगे, रिट्रांसमिट कर देंगे। फिर एक्सप्लिसिट लॉस नोटिफिकेशन,
ये एक लॉस नोटिफिकेशन है जिससे सेंडर डिफरेंशिएट कर पाता है कि कंजेस्शन लॉस हो रहा है या वायरलेस एरर की वजह से लॉस हो रहा है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस हिसाब से स्टेप ली जाएगी ना उसको सॉल्व करने के लिए। नहीं तो टीसीपी क्या समझ लेता था पहले कि बस ये कंजेस्शन की वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है कंजेस्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं तो सब बढ़िया हूँ, मेरे पास कनेक्शन ओरिएंटेड मामला है, रिलायबिलिटी है, तो दूसरा कोई प्रॉब्लम को स्कोप ही नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम वायरलेस से आता है, तो वायरलेस से सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें ऐड की गई है। फिर उसके बाद स्प्लिट टीसीपी, कनेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है बेटर कनेक्शन मैनेजमेंट के लिए। दो पार्ट होते हैं, एक वायर्ड पार्ट और एक वायरलेस पार्ट। इसके बाद आगे देखेंगे। अब बात करते हैं यूडीपी इन वायरलेस नेटवर्क। हमने टीसीपी का देख लिया, तो नेचर क्या है यूडीपी का? ये कनेक्शनलेस अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। ये इंडिपेंडेंट डेटाग्राम्स भेजता है, कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं, कुछ रिट्रांसमिशन नहीं। तो ये कोई कंजेस्शन कंट्रोल परफॉर्म नहीं करता, ना कि कोई एरर करेक्शन, और लाइट वेट फास्टर है। लाइट वेट फास्टर होना एक एडवांटेज हो जाता है वायरलेस इन्वायरमेंट के अंदर। बिहेवियर अगर देखें तो सबसे पहले है लेस ओवरहेड। यहाँ पे यूडीपी का स्मॉल हेडर होता है 8 बाइट्स का सिर्फ, और कोई कनेक्शन सेटअप नहीं होता, इसलिए लो लेटेंसी कम्युनिकेशन कर पाना आसान होता है। लो लेटेंसी मतलब फास्ट कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा वीडियो वॉइस वगैरह में। फिर उसके बाद ये दोनों टॉलरेंट टू लॉस होते हैं, मतलब दोनों आप ऐसा समझो दोनों कामचोर है, दोनों भी लॉस होगा तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। यूडीपी बोल रहा है हाँ पैकेट्स लॉस हो रहे हैं तो चलता है ना, और वायरलेस नेटवर्क में भी इंटरफेरेंस वगैरह की वजह से लॉस हो सकता है, तो लॉस हो रहा है तो वो ध्यान नहीं देते, लॉस हमारे लिए नॉर्मल चीज है, चलने दो, ऐसा बोलते हैं वो। फिर उसके बाद नो कंजेस्शन रिएक्शन। यूडीपी क्या करता है, जो भी ट्रांसमिशन रेट है उसको कम नहीं करता जब कंजेस्शन हो रहा है, तो उसको पता नहीं रहता, वो अपना अपना डेटा भेजते जाता है आगे, कंजेस्शन होने दो कुछ भी होने दो, वो बस डेटा भेजे जा रहा है भेजे जा रहा है। इसके वजह से बहुत बड़े लेवल पे नेटवर्क कंजेस्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा एप्लीकेशन लेवल पे, और इसको आरटीपी के साथ आप यूज करते हो, रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ, यूडीपी को वायरलेस के अंदर। फिर आगे अगर देखेंगे तो एडवांटेजेस है कि फास्ट ट्रांसमिशन है यहाँ पे नो कनेक्शन सेटअप की वजह से। फिर उसके बाद बेटर सूटेड है ये रियल टाइम मल्टीमीडिया के लिए, और लेस सेंसिटिव है डिले और रीट्रांसमिशन इश्यूज के लिए। फिर ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कुछ रिलायबिलिटी नहीं है, कुछ कंजेस्शन कंट्रोल नहीं है, कुछ एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म नहीं है, बस डेटा भेजे जा रहे हैं। और ये डेटा सेंसिटिव एप्लीकेशंस के लिए जो है सूटेबल नहीं होता, जैसे फाइल ट्रांसफर। रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए आप इसको यूज करते हो, लाइव वीडियो, लाइव कॉलिंग, गेमिंग, डीएनएस वगैरह। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब। नोट्स का एक्सेस लेना चाहते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आगे के वीडियोस भी आपको ऐप पर ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।